रिकॉर्डिंग नहीं करी। हाँ सॉरी, हाँ चलो पी कुमारन। वेनेजुएला में बताओ जल्दी से। अभिषेक कुमार अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक कुमार सिंह। यूके में बताइए। गायत्री कुमार तो ये एक फीमेल गायत्री कुमार जी, तो गायत्री कुमार को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी यूके में। तो इस तरह से आपने टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आपने पढ़ लिए हैं। एक और देख लो, 19 हो ही गए हैं तो एक 20 और निपटा लो तो पूरे 20 हो जाएंगे। रोमानिया में कौन है भारत के राजदूत? रोमानिया में राजदूत है, याद रखिएगा। ठीक है, रोमानिया में कौन होंगे? नाम है इनका राहुल, ठीक है, श्रीवास्तव। दो नाम है, देखो एक नाम आपको याद रखना है, कौन सा? पीयूष श्रीवास्तव, और एक आपको याद रखना है राहुल श्रीवास्तव। पीयूष श्रीवास्तव आपको मिलेंगे बहरीन में, राइट, और बहरीन जिसके कैपिटल मनामा है। और रोमानिया की अगर हम बात करें तो राहुल श्रीवास्तव यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, याद होगा। जिन्होंने याद नहीं करा वो याद कर लें कृपया करके। और मालदीव्स में बताइए जल्दी से, क्या नाम है मालदीव्स वाले का? संजय सुधीर। संजय सुधीर, ओके, संजय सुधीर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, संजय सुधीर जो है ये आपके मालदीव्स में होंगे। मालदीव्स जहाँ की कैपिटल माले है, इब्राहिम मोहम्मद सोले यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। चलिए, तो इतना तो आपने पढ़ लिया। ये सारे के सारे आपके एम्बेसडर्स हो गए। अब पढ़ते हैं फटाफट अवार्ड्स की तरफ। तो बताइए सबसे पहले हम कौन से अवार्ड की बात करेंगे? कला भारती, कला निधि जो पुरस्कार है ना, कला निधि पुरस्कार। तो कला निधि पुरस्कार की बात करें तो हमने आपको बताया है कि दो होंगे। एक होगा जो कि संगीत के क्षेत्र में होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो किस क्षेत्र में होगा? नृत्य, यानी लिटरेचर नहीं, डांस। ठीक है, डांस कह लीजिए, या फिर हिंदी में अगर बोले तो नृत्य है ना। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3 तरह के ना पढ़ाए थे, एक था नृत्य, एक था नृत्य और एक था नाट्य। तो वो जो तीनों थे वो किसकी, कौन सी बुक में से लिखे गए हैं, याद है आपको? किसकी बुक थी वो? बुक का नाम क्या था और कौन सी बुक थी वो, मतलब राइटर का नाम क्या था? ज्यादा नहीं, आपने परसों पढ़ा है। नाट्य शास्त्र का था सर बुक का नाम। तो वो तो नाट्य शास्त्र था, नाट्य शास्त्र में थोड़ी था ये तीनों। अभिनय दर्पण सर, अभिनय दर्पण ऐसे नाम था। नंदीकेश्वर ने लिखा। नंदीकेश्वर की बुक का नाम अभिनय दर्पण। चाहिए, तो नंदीकेश्वर की बुक थी अभिनय दर्पण, जहाँ पे आपने ये 3 ना पढ़े थे, नृत्य, नृत्य और नाट्य। ठीक है, चलिए, तो संगीत वाला जो अवार्ड है वो किसे दिया गया था? बोलिए। सौम्या को। ठीक है जी। और जो ये डांस वाला था ये किसे दिया गया है? प्रियदर्शिनी गोविंद को दिया गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप रिवीजन कर रहे हैं जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है जी। इसके बाद हम आगे बढ़े थे। अच्छा, ये आप जानते हैं ललित कला वगैरह अकेडमी है ना, उसको छोड़िए। और जो आपकी ये आपकी क्या नाम है, प्रियदर्शनी जो है ये भरतनाट्यम करती हैं, ये भी आप जानते हो। चलो अब हम बात करेंगे व्यास सम्मान की तरफ। जो व्यास सम्मान है, जल्दी से बताइए आपने कौन कौन से व्यास सम्मान पढ़े हैं? 2018 और 19 सर जी, तो 18 वाला बताइए। लीलाधर जगुड़ी। ठीक है, तो लीलाधर जगुड़ी को मिला सर है। कौन सी बुक के लिए मिला था? एक प्रेम अनेक प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम। ये भी किसने पूछा था कि किसको मिला था, मतलब बुक का नाम किसने पूछा था अभी? हाँ सर मैंने पूछा था। हिमांशु जी आपने। अच्छा, आप हमारे मेंबर नहीं है पेड कोर्स के, तभी है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस बैच में बहुत शेर और शेरनियां हैं एक से एक। तो अगर आपका कोई डाउट होगा तो वो मेरे तक आने से पहले आपको बता देंगे, जैसे अभी बता दिए इन लोगों ने कि जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया। चले गया 2019 वाला बताइए। सर नासिरा शर्मा। कागज की नाव। नासिरा शर्मा को मिला है, और वो भी कागज की नाव के लिए, राइट, कागज की नाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पे, है ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जी, तो आपने ये पढ़े हैं 3, एक 2017 का, 2018 का, इसके बाद 2019 का, राइट। तो जो 17 वाला है वो किसे दिया गया था? कृष्णा सोबती। कृष्णा
जी, कृष्णा सोबती को दिया गया और वो भी हिंदी लैंग्वेज के लिए, हिंदी में है ना। जी, इसके बाद 2018 वाला किसे दिया गया? अमिताभ घोष अमिताभ घोष अमिताभ घोष को दिया गया इंग्लिश में 2000 इंग्लिश के लिए दिया था। इंग्लिश के लिए, और 2019 वाला दिया गया आन आन, ठीक है। अखितम आन अच्युतम मलयालम अखितन अच्युतन नंबूथरी, अखितम नंबूथरी अच्युतम मलयालम मलयालम, लैंग्वेज से। जी मलयालम, ठीक है। तो मलयालम के लिए इनको दिया गया। तो मैं फिर से नाम रिपीट करूंगा, अकिथन अच्युतन, अकिथम अच्युतन नंबूथरी, राइट। तो ये उनका पूरा नाम है मलयालम। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही आप ये ऑप्शन देखोगे टिक मार दो, बिकॉज इतनी बार आप पढ़ चुके हो उस चीज को, है ना। आई गेस ये तीसरी बार शायद हम रिवीजन कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। दिन सर शायद की बात करें, राइट। जो बोलो सर जो इंग्लिश वाला अवार्ड मिला वो तो फर्स्ट टाइम मिला होगा शायद, क्योंकि सर ज्ञानपीठ पुरस्कार में तो इंग्लिश का नहीं मिलता ना। बिल्कुल मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है दोस्त, इंग्लिश भी उसमें से एक है, ठीक है। जो बेस्ट लिखते हैं लिटरेचर में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, तो इंग्लिश भी है, मलयालम भी है, हिंदी भी है, ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस है, कन्नड़ है, संस्कृत है, सारी उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए खैर, वापस आते हैं। अगला जो अवार्ड था आपका वो था मेजर वाला, याद है, और वो था आर्मी एक्सीलेंस अवार्ड, है ना। यस सर। मेजर अनूप मिश्रा। आर्मी एक्सीलेंस अवार्ड ये किसे दिया गया? अनूप मिश्रा मेजर अनूप मिश्रा मेजर अनूप मिश्रा अनूप मिश्रा को दिया गया। क्यों दिया गया था? बिकॉज इन्होंने बुलेट प्रूफ बुलेट जैकेट जैकेट डिजाइन की थी। बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो डिजाइन करा इन्होंने, राइट, जैकेट डिजाइन करा, ठीक है। इसके अलावा बताइए, हमने एक अवार्ड और पढ़ा था, उसका नाम क्या था? बिहारी पुरस्कार बिहारी पुरस्कार जी, बिहारी पुरस्कार, राइट। और बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया बताइए? मनीषा कुलश्रेष्ठ ईशा कुलश्रेष्ठ मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया, ठीक है अपने पास की जी, कुलश्रेष्ठ। और इनके नॉवेल का नाम था स्वप्न पाश के पाश, लिए। ठीक है। तो स्वप्न पाश के लिए इन्हें ये दिया गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने ये भी रिवीजन कर लिए, पांचों अवार्ड्स भी, और ये भी आपने रिवीजन कर लिए, ठीक है। तो हमारे ये तो कंप्लीट हो जाते हैं। अब लेकिन एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है, उसको भी अभी के अभी फटाफट रिवीजन करेंगे। भले मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, बट करना है, ठीक है। सेक्रेटरीज, जो कितने भी पोर्टफोलियो आपके हैं, जो हमने पढ़े हैं 7-8 सेक्रेटरी, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं पहले लिख रहा हूँ। सबसे पहला है होम सेक्रेटरी, उसके बाद दूसरे नंबर पे है फाइनेंस सेक्रेटरी, तीसरे नंबर पे है फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। चौथे नंबर पे है आयुष सेक्रेटरी, इसके बाद पांचवें नंबर पे है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, इसके बाद छठे नंबर पे है आपके, कौन बच गया, और कोई बचा है? सर डिफेंस हेल्थ सेक्रेटरी बच गए। सर रेवेन्यू सेक्रेटरी वो हो गया। डिफेंस रेवेन्यू को ही तो बोलते हैं फाइनेंस, डिफेंस सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। इतने थे मेरे ख्याल, 7 पढ़े थे हमने। यस सर। चलिए शुरू करें। तो बताइए फटाफट, होम सेक्रेटरी आपके कौन है, कौन से भल्ला है? अजय कुमार भल्ला। अजय भल्ला। मैं इसको ग्रीन पेन से लिख दूं, आपको अलग से दिखेगा, है ना। यस सर। जी, जस्ट अ मिनट। जी, तो इनका नाम है अजय कुमार भल्ला, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। फाइनेंस सेक्रेटरी आपके कौन है, कौन से पांडे हैं? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जी, अजय भूषण पांडे, बहुत बढ़िया। अब बताइए आपके ये कौन से हैं? फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन हर्षवर्धन श्रृंगला को मैं नीचे श्रृंगला नहीं, ये लिख देता हूँ, चलो, SHRINGLA श्रृंगला, राइट। आयुष सेक्रेटरी आपके कौन है? वैद्य राजेश कोटेचा। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ यार, वरना फिर स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसको भी नीचे लिख रहा हूँ। फॉरेन सेक्रेटरी आपके कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला श्रृंगला, राइट। और नीचे आपके आ गए आयुष। तो आयुष का नाम है वैद्य राजेश कोटचे, है ना, कोटेचा जो भी है। आगे स्पोर्ट्स का मतलब कौन से मित्तल हैं? रवि मित्तल। अच्छा, एक थे आपने ऊपर अभी मित्तल पढ़े थे, वो कौन थे, याद है आपको? एक मित्तल आपने ऊपर पढ़े थे, उनका नाम क्या था? मतलब वो दीपक मित्तल सर। कतर के दीपक मित्तल। दीपक मित्तल कहाँ पे बने? कतर याद रखिए, ठीक है ना। तो जब भी मित्तल बने तो दोनों चीजें तुरंत रिवाइज करनी है कि दीपक मित्तल जो है वो कतर में भारत के राजदूत हैं, और रवि मित्तल जो है ये आपके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, है ना। अच्छा, आपके हेल्थ सेक्रेटरी कौन है बताइए?
राजेश सर अजय भूषण बिसारिया, राजेश भूषण राजेश भूषण मैम, अजय बिसारिया तो राजदूत हैं कनाडा में, ठीक है, राजेश भूषण हो गए आपके। और इसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी कौन है आपके? अजय कुमार, सिर्फ अजय कुमार, राइट, और कुछ भी नहीं। तो आपने टोटल 5 अजय पढ़ने थे, आपने 5 अजय पढ़ लिए। एक आपने अजय कुमार भल्ला पढ़ लिए, एक आपने अजय भूषण पांडे पढ़ लिए, एक आपने पढ़ लिया अजय कुमार को, 3 तो आपने ये पढ़ लिए। उसके बाद एक आपने पढ़ा था ए अजय कुमार को, जो कि युगांडा में भारत के राजदूत बने थे। और एक अजय कुमार और कौन थे? अजय बिसारिया कनाडा में थे। पांच। सर कैबिनेट सेक्रेटरी भी तो है अजय गोवा, राजीव गोवा है अजय गोवा। सर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, वो तो अलग चीज हो गई, वो तो अलग ही हो गए। हम तो ये पढ़ रहे हैं ना कि जो पोर्टफोलियो है उसमें कौन कौन सेक्रेटरी है, हम तो सिर्फ उनकी बात कर रहे थे। वो भी हम वो फेमस पढ़ रहे हैं जो भी हमने पढ़े हुए हैं, हालांकि होते तो और भी हैं, है ना, लेकिन अभी के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। अब एक बार फटाफट मेरे को जल्दी से बताओ, हमारे जो होम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? कौन से शाह है वो? अमित शाह। आपकी फाइनेंस सेक्रेटरी बताइए। निर्मला सीतारमण जी। आपके फॉरेन मिनिस्टर बताइए। सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर की बुक का नाम क्या है जो उन्होंने लिखी थी? बताइए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कुछ करके है, टुवर्ड्स वर्ल्ड चेंज, स्ट्रेटजीज ऑफ अनसर्टेन वर्ल्ड, द इंडियाज वे, आगे स्ट्रेटजी टू एन अनसर्टेन वर्ल्ड। आयुष सेक्रेटरी, आपके आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक। आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अच्छा, हर्षवर्धन जो है आपकी ये हेल्थ तो है ही, इनके पास अर्थ और साइंस मिनिस्ट्री भी इनके पास है ना? ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपके डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। बहुत बढ़िया। तो फटाफट किरण जी स्क्रीनशॉट और ग्रुप में जी। फाइनली फिर हम लोग शुरू करेंगे आज की जो हमारी क्लास है। तब तक मैं दवा खा लेता हूँ, 1 मिनट। अरे यार, दूध तो बहुत गर्म है। डन, क्लीन करो से। बढ़ते हैं आगे, और अब आपका आज का टॉपिक फाइनली शुरू होता है जी। तो आज का टॉपिक है अब आपका राम मंदिर। ये वही राम मंदिर जब जिसकी 5 अगस्त 2020 एक कह लीजिए हिस्टोरिकल मोमेंट आया भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में, ठीक है, भारत के लोगों के मन में शायद सरकार को लेकर प्यार जो है और एक जो इज्जत है वो और बढ़ गई होगी। लेकिन वहीं पे अगर मुसलमानों की बात करी जाए तो मे भी शायद उनको ना अच्छा लगा हो, शायद सभी मुसलमानों को अच्छा लगा हो, ना लगा हो, सभी हिंदुओं को अच्छा लगा हो या ना लगा हो, मुझे नहीं पता। लेकिन बस अगर आप मेरी पर्सनली राय पूछना चाहें तो प्लीज मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल भी एंटी हिंदू नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक जो विवाद चला आ रहा था इतने सालों से, मतलब 1992 में अगर आप बात करो तो जो आपके आज एक नेताजी हैं जिनको दरकिनार कर दिया गया है ना, जैसे मुरली मनोहर जोशी हो गए आपके, इसके अलावा जो बीजेपी के एक बहुत बड़ा चेहरा जिसको आप जानते हैं, क्या नाम है उनका? आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी। तो लालकृष्ण आडवाणी जी को किनारे कर दिया गया। और इस समय काफी एज थी सर उनकी, कोरोना था ना, इस वजह से शायद हुआ होगा। वो अभी कोरोना था ना, मतलब अच्छा नहीं 5-10-15 सालों से कोरोना होगा उनको। हाँ ये बात सर थोड़ा सा इग्नोर तो किया, बट इस टाइम पे मतलब क्या इस टाइम पे मतलब सर इस टाइम पे शायद बेहतर रिस्पेक्ट तब दिया नहीं उन्होंने, शायद ये बात भी है। अरे अगर इससे ज्यादा रिस्पेक्ट क्या मिलेगी कि अभी भी जब पार्टी का कोई मान के चलो मैनिफेस्टो छपता है या फिर कह लीजिए कोई बाउचर वगैरह छपते हैं तो उसमें कहीं कहीं पे उनका नाम लिख दिया होता है। फोटो तो चलो दूर की बात हो गई, नाम भी लिख दिया होता है। इससे ज्यादा इज्जत क्या मिलेगी? सर भाई वाजपेयी को डेथ के बाद उन्होंने, वरना तो पहले नहीं दी थी रिस्पेक्ट जी। सर जिस मत बोलो मन में ना रखो सर। जब सर मैंने कि जब सर पावर में होता है ना इंसान तो देखते हैं, फिर जो होता है वो सो देखता है अपना। ओके, पॉलिटिक्स होते सर। वो चीजें जो उस बंदे ने पूरी जी जान अपनी बीजेपी पार्टी ये को बात कर दी, उसका क्या बात है सर।
गलत है ना? खैर कोई नहीं, छोड़िए। तो बस मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा था कि ठीक है मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बनने के बाद भी कितने लोग वहां पर जाके दिल से पूजा करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता। हम सभी अगर बात करें तो मतलबी हैं, आप भी मतलबी हैं, मैं भी मतलबी हूँ। मंदिर जाने का हमारा सिर्फ एक पर्पस होता है कि हमें भगवान से अपने लाइफ को अच्छा करना है, ठीक है, तब हम जाते हैं। लिटरली आपको बता रहा हूँ ये चीजें होती हैं, विरले ही ऐसे बंदे होते हैं, या हम लोग भी अगर अपनी बात करें तो शायद ही अगर हम 20 बार मंदिर जा रहे हैं तो 20 में से शायद 4 बार ऐसा होता होगा कि हम एकदम साफ मन से जा रहे हैं बिना किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हुए, वरना तो लगभग आप मुसीबत के टाइम पे ही भगवान को याद करते हो, और ये बिल्कुल फैक्ट है, राइट। अगर कोई मुझसे ये बात बोले कि नहीं हम तो नहीं करते, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप नहीं करते, ऑफ कोर्स ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, है ना, जो बस यही चाहते हैं कि चलो ठीक है, भगवान से सिर्फ मांगने नहीं जाया जाता, बल्कि दिल में इज्जत है तो उसके लिए भी जाते हैं। लेकिन भगवान कभी ये नहीं कह रहे थे कि इतना बड़ा 300 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट कर दें यहाँ पर और मंदिर बना लें। तो मुझे तो नहीं लगता कि भगवान राम जी खुश हुए होंगे कि हाँ 300 करोड़ का मंदिर बन रहा है। इससे अच्छा तो कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बन जाती, कुछ मॉल बन जाता, कोई फैक्ट्री लग जाती जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, और वो लोग जो बेचारे उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से जिनको रोजगार मिल सकता था, अपने परिवार को पाल सकते थे, है ना, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकते थे, शायद वो सब वेस्ट हो गया और ये 300 करोड़ रुपए धर्म के नाम पे बर्बाद कर दिए गए। ये कंट्री के लिए भी अच्छा होता है, जीडीपी कितना ग्रो होता है इससे। मैम बिल्कुल सही है, जीडीपी ग्रो होता है, सारी चीजें हैं, लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो जीडीपी के अलावा भी आपकी कुछ जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, वो आपके देश के लोगों के साथ भी जुड़े होते हैं मेरे ख्याल से। तो फिर जीडीपी के लिए अगर हम देखें तो वो तो इंडिविजुअल लेवल पे ही सब रेज करेंगे ना। मैम आप एक क्या बात बताइए, अगर जीडीपी की अगर आप बात करो तो आपकी जो जीडीपी में ज्यादा टूरिज्म की अगर हम बात करें ना, तो जो इन्वेस्टमेंट आती है वो आपके इंडियन ऑडियंस से ना आके बल्कि फॉरेन टूरिस्ट से ज्यादा आती है, ठीक है, और ऐसा जो तबका है वो बहुत ही कम होता है। अब आप देख लीजिए, सिंपल सी चीज, आप आगरा जाओ, अगर आपको टिकट लेनी है तो बहुत ज्यादा 200 300 400 मिल जाएगी, लेकिन फॉरेनर्स की टिकट की स्टार्टिंग ही होती होगी 2000 रुपए से। तो फिर टूरिज्म तो बहुत लिमिटेड हो गया, पर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो ओवरऑल ग्रोथ होती है ना पूरी, और मुझे कहीं ये ना कहीं बताइए जो कि नीडी। मुझे बस ये बताइए कि अगर आज आपके फादर की जॉब चली जाए, मान के चलिए खुदा ना खास्ता, या आप में से जितने लोग पढ़ रहे हैं, या मेरे फादर अगर मान लीजिए जॉब में होता है, अगर उनकी जॉब चली जाती है और अगर हम छोटे छोटे होते, तो ऐसे टाइम पे हम भगवान जी के पास जाके क्या मतलब एम्प्लॉयमेंट ले सकते थे? सर मैं बोल सरकार नहीं को कह कुछ रही सोचना चाहिए। मंदिर के लिए, मैं ये कह रही हूँ अगर आप बोल रहे हो ना कि बाकी चीजों पे इन्वेस्ट करते तो कितना फायदा हो। आपकी कॉन्वर्सेशन कट गई बीच में। चलिए खैर, अपने अपने व्यूज हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टली अगर जो चीजें होती है वो ज्यादा अच्छा है। बोल अगर मंदिर बाकी मंदिर में बहुत खर्च हुआ है सर पैसा। मैम 300 करोड़ तो नहीं बनते ना। बाकी जगह सर पे इन्वेस्ट सर जी अब सर अब टूरिस्ट भी तो वहां पे बहुत सारे आएंगे, एम्प्लॉयमेंट वहां पे भी जनरेट होगी। सर बिलीफ भी देखा जाता है ना इंसान, बाकी आप देखो और भी रिलीजियस है, बेटा, आप बिल्कुल सबको। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पुजारी बहुत बढ़ेंगे, हलवाई बहुत बढ़ेंगे, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। अभी और कम सर ना, मेन नहीं, मेन सर जब फूल बेचने वाले और भी तो सबका फायदा होता है, बिल्कुल और बिल्कुल लोगों को फायदा खाना होगा, वाना लेकिन मिलेगा। और जैसे सर वहाँ की जो, और अगर सर 300 अयोध्या करोड़ की, की जगह सुनो, अगर 300 करोड़ की जगह अगर 100 करोड़ भी लगा देते तो भी एक भव्य मंदिर बन जाता। समझ में आया? अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा ना जो चीजें करी हैं इन लोगों ने, जहाँ पे अगर आपको 3 मंजिल बनवानी थी वो भाई साहब आज 5 मंजिल बनेंगे, हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ 30 मूर्तियां लगानी थी वहां पे 300 मूर्तियां लगाई जा रही। क्यों? ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है क्या? और ये बताइए, आप जीडीपी को ग्रो करने की बात कर रहे हैं तो ये 300 करोड़ भी कहाँ से आएंगे? पहले तो ये बताइए ना मुझे, जिस तरह से कोरोना में ये सब चीजें चल रही हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कभी कभार कुछ डिस्कशंस भी होने चाहिए, जरूरी है। श्वेता जी आपके साथ थोड़ा मजा इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज आपकी साउंड ब्रेक हो रही है। So actually she was supporting you. She was saying in your favor. I know this. उन्होंने बोला ना कि ये जीडीपी में कहीं ना कहीं वो चीज होगी, मुझे पता है वो चीज सपोर्ट कर रही थी वो, लेकिन नहीं, आप जो बोल रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, कि कोई फैक्ट्री ओपन करा देते, शी वाज फेवरिंग यू, शी वाजंट सेइंग कि जो वहाँ पे जो मंदिर बन रहा है उसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगी, नहीं, शी वाज फेवरिंग यू, उसका वो नेटवर्क इश्यू इसलिए वो नहीं बढ़ा। ना ना सुनो, मैं वो चीज नहीं कह रहा, मुझे श्वेता जी आपका पता लग गया, आप मेरे फेवर में बात कर रहे हो, वो मानता हूँ,
लेकिन अगर ये बात करें जीडीपी जो मैं आपसे बोल रहा था, तो वो भी तो आप देखो कि अगर जैसे इस बच्चे ने बोला कि टूरिज्म आएगा तो वो जीडीपी कहीं ना कहीं जीडीपी को बढ़ा भी सकता है अगर बहुत ज्यादा टूरिज्म आ जाए। मैं मानता हूँ उस चीज को, इवन मुझे ये भी पता है कि आप मेरे फेवर में बात कर रहे थे, लेकिन ये जो बच्चा था ये तो अगेंस्ट जा रहा था, या ये अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, ये अपने तर्क रख रहा था, ये अपने लॉजिक सर व्यू, सर मैं व्यू रख रहा था सर, आपका तो हाँ एक वही मैं व्यू कह है रहा इधर दीजिए। ना आई अपोलोजाइज इस चीज के लिए, स्टैचू ऑफ आप अगेंस्ट लिबर्टी नहीं भी थे, आप तो अपने व्यूज रख रहे थे, इट्स ओके। हाँ सर जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी तो बनाया गया है ना, तो उस हाँ पे देख भी लो कितना टूरिज्म बढ़ा, कितना टूरिज्म जीडीपी आ तो गया वहीं और कितनी क्या हो गया, इवन ऑफ कोर्स। उसका जो रेट है वो गिरा है लास्ट उसका देखे तो वो बहुत लिमिटेड है सर, बहुत ज्यादा। अगर उसकी जगह हम एजुकेशन पे काम करते तो शायद जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ हो पाता, बिल्कुल। पर वही है सर। यस सर। हमारी पता है खुशनसीबी क्या है कि सर हम एक बहुत प्यारे और एक बहुत ही डाइवर्सिटी से भरे हुए देश में पैदा हुए, हमारी खुशनसीबी है। शायद आज जो हमारे देश ने हमें दिया है, शायद अगर हम किसी और देश में पैदा हुए होते तो शायद आज हम रो रहे होते, लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ऐसी जगह हम लोग पैदा हो गए होते। हमारे देश ने जो हमें दी है, जो चीजें दी हैं, शायद हम कभी भी उसका ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? मान्यताएं, धर्म, ठीक है, ये सब जो ये रूढ़िवादी जो चीजें हैं, लिटरली ये जहर है हमारे भारत के। और जब हमने इन सब चीजों को तोड़ के हम इनसे आगे निकल गए ना, तो समझ लीजिए वहां पर आपकी तरक्की हो रही है, देश तरक्की कर रहा है। वरना आपको क्या लगता है, पिछले अगर आज आजादी को 74 साल हो गए, आपने 74वां 15 अगस्त मना लिया, तो 74 साल में आपको क्या लगता है कि इतनी सारी जो सरकारें थी वो निकम्मी रही? आज बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलते हैं कि क्या करा, अरे भैया मनमोहन सिंह को कभी तुम अच्छे से गहराई से जान लो ना, तुमको समझ में आ जाए कि निर्मला सीतारमन क्या है और ये क्या थे। निर्मला सीतारमन को भैया फाइनेंशियल चीजों का एफ भी नहीं आता, और ये भाई साहब 10 साल तक संभाला है इन्होंने देश को। और ऊपर से जो कांग्रेस की बुराई करते हैं, मैं बस उनसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपको याद हो जब अकाल पड़ा था हमारे यहाँ पे, सूखा पड़ा था, तो यही लोग से थे कांग्रेस वाले, यही लोग थे जिन्होंने सपोर्ट करा चीजों को, भारत को एकदम यूनाइट करके रखा, बटने नहीं दिया। जो भी चीज है, मैं कहता हूँ घोटाले सब ने करे, ऑफ कोर्स करे। आज अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली आज जो भी आप देखते हो, दिल्ली किसकी देन है? सब कुछ शीला दीक्षित की देन है। अगर ये 15 साल शीला दीक्षित ने नहीं दिए होते, कांग्रेस ने नहीं दिए होते, तो आपको दिल्ली आज नहीं दिखती जो आपको दिल्ली दिख रही है। लेकिन स्टिल शीला दीक्षित ने घोटाले करे हैं। कॉमनवेल्थ घोटाला देख लीजिए, 2G घोटाले में भी इनका नाम आया। सर तो कॉमनवेल्थ दूध का दूल्हा तो भाई में कोई भी नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि एटलीस्ट डेवलपमेंट तो दिख रहा है दिल्ली में, दिल्ली है आज कुछ। लेकिन ये जो बेवकूफियां होती हैं कि आप मंदिर बनाएं और उसमें 300 करोड़ रुपए वेस्ट कर दें, यार 100 करोड़ में नहीं बन रहा था मंदिर तुम्हारा, 100 करोड़ में भगवान जी नाराज हो जाते। तो ये इडियोटिक चीज है, ये मतलब पॉलिटिक्स से शुरू हो जाती है। सर 150 करोड़ तो एक म्यूजियम बनाने में लगा दिए सर, मतलब पुलिस का था वो म्यूजियम, चाणक्यपुरी एरिया में है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ 150 करोड़ लगा दिए, मतलब यूजलेस एकदम वो। और अब कुछ भी नहीं है सर, वहाँ पे लोग वॉक करते हैं जनरली। नहीं, मेन वो जो लोग हैं जो मतलब आपके लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो सही है थोड़ा यार देखना चाहिए सर। कर रहे हैं तो लाइफ सेक्रीफाइस सर अब वो किसके लिए कर रहे हैं सर? ना दो बात नहीं वो चीज तो है सर, मेन आप ये देखो कि सर वो मतलब विदाउट, चलो ठीक है कि सर वो हमारे लिए फाइट करते हैं, उनके लिए हम एक छोटा सा वो नहीं कर सकते। बाकी तो सर हर चीज चलती रहती है, ऐसी बात नहीं कोई चीज रुकती है, हर चीज चलती है। ये बताओ क्या नहीं हुआ? नहीं आप ये कह रहे हो कि मतलब वो चीज एक लिमिटेड नहीं, फिर भी देखो लाइफ तो बोलेंगे ही नहीं आपके लिए वेस्टेज हो, क्योंकि आप यहाँ पे सेफली रह रहे हो ना। रोज भूखमरी की वजह से मर रहे हैं, उनका भी तो सोचो ना, जो रोज भूखमरी की वजह से मर रहे हैं, हर दिन मरते हैं यार, और लाखों में मरते हैं, उनका तो कहीं नाम भी नहीं आता। सर वो तो सर वो अलग चीज है, पॉलिसी वो चल रही है, धीरे होगी, अब जब वो करना चाहेंगे तो देखो जब बात आती है उस स्केल पे काम करने के लिए तो इतना धीरे धीरे काम होता है। अभी कंस्ट्रक्शन वो तो पॉलिसी की बात है ना, वो मेन हमारे कंट्री में करप्शन बहुत है, जो हम नॉलेज दूसरों को ज्ञान देते हैं ना, खुद हम इतना करप्शन करते हैं सर। करप्शन पहले जब खत्म होगा तभी तो कुछ होगा। करप्शन हम खुद करते हैं सर। रोकता हूँ आप दोनों को, ठीक है, छोड़िए। एक छोटी सिचुएशन है, सुनो ध्यान से। हिमांशु जी आप क्या कह रहे हो? म्यूजियम बनाना अच्छा था, आगे पढ़ा दो।
म्यूजियम बनाना अच्छा था आपके लिए? सर वो कह रहे हो? मतलब सर नहीं वो आपके मैंने ये हिसाब से कहा ठीक था है ना? कि बस आप ये हाँ बताओ सर हाँ या मतलब ना। ठीक है बस ठीक सर, है, हाँ समझ लिया। कंट्रीब्यूट हुआ। अभी फिलहाल के लिए क्लास को ये सब ये डिस्कशन ही रोकते हैं फिलहाल, है ना? और कभी फिर चर्चा करेंगे। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप अपने तर्क रखोगे, सामने वाला अपने तर्क रखेगा। बहरहाल इसमें ना पढ़ के आगे बढ़ते हैं। चलिए, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई जो थी वो कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन है, बताइए। और इसे पढ़ लीजिएगा बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। जी, आंसर प्लीज। कितने मीटर अयोध्या का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है? सर 161 फीट। 161 फीट। ठीक है, याद रखिए 161 फीट है, मीटर में नहीं है ये, फीट में याद रखिएगा। राइट, तो पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपसे कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? ठीक है, और जो निर्माण करने वाली है वो हमारी कंपनी भी नहीं है। चलो एक बार अपनी कंपनी निर्माण कर रही होती है, अपना देश में एम्प्लॉयमेंट आता, वो भी बाहर से बनवाएंगे। राम जी का भव्य मंदिर इंपॉर्टेंट वाला, है ना? L&T L&T, लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, पूरा नाम है इसका लार्सन एंड टुब्रो। तो टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो सर अच्छी कंपनी है। सर LNT तो इंडिया की है ना? इंडिया की कंपनी है, लेकिन जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है बेटा वो जापान का यूज हो रहा है। सर पर सर कंपनी तो LNT इंडिया की है ना, बेंगलोर की शायद। कंपनी तो अपनी है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? सर सी चांदकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये ध्यान रखो कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार मतलब जो आर्किटेक्चर है वो कौन है, तो जो सॉरी आर्किटेक्ट है वो कौन है, तो वो आपके आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसको आप स्टार बना लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, यूपी, यूपी। तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा अयोध्या। अच्छा, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? अगर कोई आपसे ये सर पूछे सरयू तो सरयू नदी के किनारे आपको मिलेगा। राइट, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखें, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, डोंट वरी। श्री राम जो जन्मभूमि है, ठीक है, इसके ऊपर जो ऐतिहासिक फैसला आया है, यानी कि शिलान्यास, जो मोदी जी ने अपने कर कमलों से करा है, ठीक है, बताइए कब आया? 5 अगस्त 5 अगस्त 2020 को दिल्ली से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है और फाइनली लगभग 70 मिनट की जर्नी के बाद लैंड करता है। चलिए, बढ़िया। श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर है का शिलान्यास किसने किया? मोदी जी, मोदी जी बोलिए, बुरा मान जाएंगे अभी हिमांशु जी। अरे सर श्री इतने बड़े नरेंद्र ठीक नहीं है। दामोदर दास मोदी। सर मैं इतना बड़ा भी फैन नहीं हूँ, बस हाँ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम करता है, बाकी सर नहीं, वो एक है बात मैं मानूंगा, मोदी जी की एक बात मुझे सर, बहुत अच्छी लगती है। सर लीडर है, भाई, लीडरशिप है थोड़ी बस। हाँ लीडरशिप है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये आज चीज इंडिया है को जो प्रसिद्धि हाँ। मिली है वो मैं मानूंगा भाई, वो तो बंदा है। बाकी सर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इतना अच्छा नहीं किया जितना उम्मीद है पीछे, दोस्त और सर कर बेसिकली तो सकते वही हैं। है। अब आपने खुद ही हाँ सर वो बात मैं आपसे भाई, करता तो हूँ। श्वेता जी आपसे कह रही लेवल पे अपने बनाए हैं रिश्ते, भुखमरी की जो बात हाँ ये श्वेता जी ने बात है। करी वो भाई है। चलिए, जो आज तक किसी अपने रिश्तेदारों को पॉइंट कर। नदी बताओ, नदी जल्दी से। सरयू सरयू नदी। ठीक है, 1988 में एक नक्शा बनाया गया था अयोध्या मंदिर का, याद रखिएगा। ठीक है, और उस नक्शे में ये बताया गया था कि जो राम मंदिर है, ठीक है, वो इतने फीट ऊंचा होगा। तो आज आपको बताना है कि वो तो 161 फीट बना दिया आपने, लेकिन पहले कितना था ये, मतलब पहले जब नक्शा पास हुआ था तो कितना होना चाहिए था? बोलिए। 151 है। 161 फीट। ठीक है, तो 20 फीट बढ़ा दिया गया, और याद रखें इसको। ठीक है, आज 161 है ना, पहले 141 था। ठीक है, 1992 में फिर और भी आप जानते बवाल हुए। पहले पिलर थे 212, ठीक है, अब पिलर कितने हो गए अयोध्या राम मंदिर में? पिलर कितने हैं पता है? सीधा 360 कर दिए। 360 जी, ठीक है, तो 212 पिलर थे पहले, और आज जो पिलर है वो 360 बनेंगे जब भी ये बनेगा। और ऐसा कहा जाता है लगभग 3.5 साल में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएंगे तब तक। जी जी, तब तक तो है, बिल्कुल है ना। और इलेक्शन में जरूर मैनिफेस्टो में लिखा होगा, हमने वो करके दिखाया जो दुनिया की कोई ताकत नहीं वादा किया था। जी। चलिए, सर साइबर डिस्प्यूट खत्म हो गया सर। मोदी गवर्नमेंट को लोग इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि इनके टाइम पे कई सारे ऐतिहासिक फैसले भी आए हैं। हाँ सर डिस्प्यूट खत्म हो गया, सही है। डिस्प्यूट कई सारे निपटे हैं, जैसे 370 ले लीजिए। ठीक है, ये बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा था राम मंदिर के साथ, जो सुन्नी ट्रस्ट भिड़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं उखाड़ पाई एक टाइम तक,
है ना, पेंडिंग पेंडिंग तीन तलाक, डेट्स तीन डेट्स तलाक सर डेट्स, वाला सबसे भी। बेस्ट तलाक। 370 आर्टिकल है, तो सबसे बेस्ट हाँ तो ये तो 370 70 आर्टिकल 35 है, ये दोनों है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अयोध्या है। जी, राम मंदिर में मंजिल कितने होंगे ये बताइए? मंजिल का 5 मतलब फ्लोर्स की बात हो रही है। 5 मंजिल, 5 5 नहीं, 5 मंजिल, 3 3 मंजिलें होंगी अयोध्या के राम मंदिर में, ठीक है। पहले 2 थी, कोई अगर आपसे पूछे पहले कितनी थी 1980 वाले मॉडल में, तो आप बोलोगे कि 2 थी, ठीक है। सर और इसका अब 5 नहीं होगा? नहीं मैम, 3 मंजिलें, बड़ा ठीक है। है, पहले 2 थी, अब 3 है। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्चा आएगा, बस यही मुझे 300 दर्द दे देता है। करोड़। 300 300 करोड़। लगभग 300 करोड़ से प्लस है ये, लेकिन लगभग आप 300 करोड़ लगाएंगे, ठीक है। 300 करोड़ से प्लस अमाउंट है वैसे ये। अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लगेंगे? 3.5। लगभग 3.5 साल लगेंगे, ठीक है 3.5। जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेन विवाद क्या था। विवाद ये था कि बाबर का एक सेनापति था जिसको बोलते हैं क्या, मीर बाकी। तो बाबर के सेनापति ने बाबरी मस्जिद बनवाई, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी है वो यही बोलती है कि भाई बाबर की मस्जिद है, बाबरी मस्जिद, तो हम यहाँ पे मस्जिद है तो भाई नमाज अदा करेंगे, मस्जिद बननी चाहिए यहाँ पे। और ये हिंदू जो है ये आके लड़ गए कि नहीं हम तो क्या बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर। खैर अल्टीमेटली एक तरह से कह लीजिए हिंदू राष्ट्रवाद है तो चलता है, ऊपर से संघ का प्रेशर मोदी जी पे, तो बनना तो मंदिर ही था। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट तो कहने को सुप्रीम कोर्ट है ना, या सीबीआई कहने को सीबीआई है, ये सब किसके नुमाइंदे हैं? सब जो बीजेपी बोलेगी वो ये करेंगे, सिंपल सी बात है। अब आप देख लो सीबीआई, सुशांत वाला केस सीबीआई को फाइनली आज सौंप दिया गया। यस सर। तो अब वही है, सीबीआई का मतलब क्या होता है, घर की सरकार है ना, जो मोदी जी बोलेंगे, जो सरकार बोलेगी वही सीबीआई वही होगा करेगी, खत्म। तो सर पहले बट से ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो नीचे पाया गया था ना कि वहां पे जो अवशेष है। वैसे तो मस्जिद भी वहां पर है, उसको मना कर दोगे? मस्जिद में सर भी तो मेन अवशेष तो आप मिलेंगे। सर जहाँ जहाँ आप सुन्नी टेम्पल ट्रस्ट तोड़ो वहां। सुन्नी ट्रस्ट ने सबसे पहले जाके पिटीशन डाली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भैया यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद के साक्ष्य मिले हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर साक्ष्य नहीं मिले होते, सुप्रीम कोर्ट ये सिरे से खारिज कर देता उसी दिन कि नहीं, विवाद इतने साल तक फंसा रहा तो क्यों फंसा रहा, रीजन है ना, बिकॉज वो भी गलत नहीं, वो भी गलत नहीं। और अगर ये गलत है तो फिर इनको आपने मंदिर में इतनी एकड़ की जमीन क्यों दे दी कि चलो मस्जिद बना लो? सर मेन वही है सेकुलरिज्म, थोड़ा यहाँ पे दे दो थोड़ा। देखिए जब आप किसी चीज का सपोर्ट करते हैं तो फिर आप उसमें सिचुएशन नहीं हो सकते, याद रखें इस चीज को। नहीं सर दो साइड होता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं सर, और दोनों साइडों से देखना चाहिए इंसानों को। एक जगह सर एक साइड से देखना अच्छा नहीं रहता, मेरा मानना है। यार मैं सच में चाहता हूँ मेरे अंदर ये क्वालिटी आ जाए, पता नहीं क्यों नहीं आ रही और कब आएगी। मैं पता क्या करता हूँ, मैं एक तरफा फैसले करता हूँ हमेशा मुझे बड़ा बुरा लगता है बाद में फिर। चलो खैर कोई नहीं। सर हाँ आंसू जी, मतलब मैं बाई आपकी आज सर कहते हैं सर आप ये देखिए ना, अभी मतलब सब जो है ज्ञान देते हैं सिर्फ एक ही को देते हैं, मतलब हिंदुइज्म को। आप अगर किसी और रिलीजन के बारे में लाइक हज हाउस बना लो या फिर कुछ और बना लो, उनको हम नहीं देते हैं। ऐसा क्यों सर? ये सूडो सेकुलरिज्म होती है, ये थोड़ा बाइस बातें होती है तो अच्छा नहीं लगता। आई नो लॉजिक है कि हाँ होनी चाहिए, तो भाई सबके लिए होनी चाहिए ना सर, ये वन साइडेड क्यों? जी मैं आपके भाई साथ पढ़ सहानुभूति लेने दे, रखता हूँ। हमने बहुत साल जवाब करे, पढ़ लेने दे भाई, हमने पढ़ लेने दे, रिक्वेस्ट है तेरे तो, ठीक है। नहीं रीना जी गलत बात, ऐसे नहीं कहते। अयोध्या विवाद में कितने एकड़ जमीन पर था ये? तो 2.77 एकड़ की जमीन थी, ठीक है, जिसके लिए बोला जा रहा था कि इतना पूरा विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। और अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई जो है वो चली थी, मतलब हम अभी की बात कर रहे हैं, जो मेन सुनवाई है, जो डेट्स की बात हो रही है अब तक, उसकी बात हो रही है। 40 दिन सर। 40 दिन? तो अयोध्या विवाद में 40 दिन तक सुनवाई चली है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसके बाद फाइनली एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसने क्या करा, जिसने 5 जजेस थे जिनकी बेंच ने क्या करा, ये फैसला दिया। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो कमेटी है उसके हेड कौन थे, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो बहुत सारे केसेस सुलझा के गए, आएंगे उस पर। तो कितने जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है, तो आप आंसर करोगे कि 5 जो जज हैं, ठीक है, उनकी बेंच ने ये काम करा है। और ये जो किसने काम करा है, करो भाई, नहीं कर पाओगे। 16 करते हैं। अच्छा ये 5 जजेस की बात हो रही है, तो अब ये 5 जजेस आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन है। तो मैंने एक लिस्ट देने की कोशिश करी है क्वेश्चन की फॉर्म में, तो देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो आपको समझ में आ गया होगा कौन होंगे, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, ठीक है। और रंजन गोगोई, इनके अलावा 4 और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आप देख लीजिए, तो हैं DY चंद्रचूड़,
इसके बाद है एस ए बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। ठीक है, तो इस बेंच को बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि इसमें हिंदू जज भी रखे जाएं, ठीक है, और इसमें मुस्लिम जो जज है वो भी रखे जाएं, राइट। तो दोनों ही आपको जजेस यहाँ पे मिलेंगे और फाइनली इनमें इन्होंने भी क्या करा, हिंदू मुस्लिम को ना देखते हुए, इवन ऐसा जो बोला जाता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अपना फैसला सुनाती है, तो इनके हिसाब से फिर फाइनली हिंदू जो पक्ष है उनके फेवर में फैसला आता है और ये उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। यानी कि ये चारों तो थे ही हैं, है ना, और इनके अलावा जस्टिस जो रंजन गोगोई हैं जो रिटायर हो चुके हैं अब, ठीक है, रंजन गोगोई जी के बारे में अगर आप जानते हो तो राज्यसभा के मेंबर भी हैं ये, ठीक है। यस सर। इनको राज्यसभा से मोदी जी लेकर आए हैं बिकॉज इतना बड़ा फैसला दिया है इन्होंने, तो ऑफ कोर्स बेनिफिट्स तो दिए जाएंगे, है ना। तो यहाँ से भी समझ में आता है कि बेनिफिट्स हैं ऑफ कोर्स। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई है, यानी कि अब मस्जिद को कितनी जमीन दी गई है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए विवाद था लगभग 2.7 एकड़ की जमीन पे, लेकिन अगर हम सिर्फ उतनी जमीन इनको देते तो फिर शायद ये होता कि नहीं फैसला जो है वो बायस्ड है या पार्शियल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो हमने इनको ज्यादा जमीन दी है मुसलमानों को, तो कि आप अपनी बाबरी मस्जिद जो भव्य बाबरी मस्जिद है वो आप बनवाइए, ठीक है ना, वो चीज। और दूसरी मजे की बात देखिए, राम मंदिर के लिए जो है गवर्नमेंट खुद पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद की बात आती है तो ये बोला जाता है खुद बनवा लो। अब यहाँ से क्या समझ में आता है बोलिए। तो चीजें हैं खराब, है ना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये देखो कि हिंदुज्म और वो सब चीजें। यार ये बताओ जल्दी से कितनी जो एकड़ जमीन है वो दी गई है? यार ये गलत हो गया, ये 5 एकड़ होगा। 5 एकड़ दी गई थी। यहाँ पे मैं सही कर दूंगा, 5 एकड़ कर लीजिए, ठीक है। दोनों ऑप्शंस में 6-6 एकड़ कर दिया है, 5 एकड़ जमीन जो है वो दे दी गई है बाबरी मस्जिद को बनवाने के लिए। आगे, अयोध्या विवाद का जो फैसला है वो किसके पक्ष में आया है? तो मैंने आपको बोला सुन्नी बोर्ड यहाँ पे हार जाता है, राम जन्मभूमि जो न्यास है, ठीक है, उनके पक्ष में ही आएगा, राइट। तो आंसर होगा आपका पहला वाला। उपरोक्त दोनों मत कर देना, ठीक है, कि पता लगे दोनों बन रहे हैं तो दोनों के में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे, अयोध्या जो स्थित मस्जिद है उसका नाम क्या है? बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद, ये भी ध्यान रखें। और इसके अलावा आगे चलते हैं। अयोध्या विवाद जो आप देखते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? यानी कि जब ये शिलान्यास हुआ वो तो आपको पता है 5 अगस्त को हुआ, लेकिन अंतिम फैसला जब रंजन गोगोई साहब देख ही गए हैं तो वो कब था? अगर ये कोरोना बीच में नहीं आता तो शायद चीजें और जल्दी होती, लेकिन ठीक है कोई नहीं, बताइए। हेलो हाँ जी सर, कहते हैं सर वो स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 नहीं है, स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है ना? सबके साथ ऐसा? नो सर। रीना जी नेटवर्क इश्यूज। आप एक काम करो रीना जी, एक बार एग्जिट करो और फिर से रीजॉइन करो। ठीक है सर, ओके। हाँ जी जी, तो फैसला कब आया अंतिम? 18 नवंबर सर। 9 नवंबर 2019, ठीक है। याद रखिए कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे 1 नवंबर, 14 नवंबर, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप ध्यान रखें नवंबर की। तो 9 नवंबर भी अब एक और तीसरा ऐतिहासिक डेट है जो यहाँ पर आ चुका है। तो 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और किसके अंडर में आया? हिंदू, जो हिंदू न्यास परिषद है उनके अंडर में, ठीक है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अब साकेत भी तो सर, साकेत ना इन 4 में बताओ। सर इसमें तो अवध है, फैजाबाद। और अगर आपको याद हो तो फैजाबाद को आप अयोध्या बोलोगे, आपको मैंने उस दिन पढ़ाया भी है। यस सर। यस सर। जब आपने क्वेश्चन वो पढ़े ना चेंज करने सर, वाले। पर ये अयोध्या का नाम तो पहले साकेत भी था ना, ऐसा मतलब पढ़ा था कहीं। हो सकता है दोस्त, बट मुझे फैजाबाद का तो ज्ञान है, ठीक है। अयोध्या विवाद में जो लगातार है, ये कितने दिन सुनवाई चली है बताइए? सुनवाई कितने दिन चली लगातार? 90 दिन चली होगी, लंबी। 40 दिन। अभी ऊपर आया तो था ये क्वेश्चन शायद, है ना? यस सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? तो आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ। ये सिर्फ इसलिए बिकॉज यूपी इन्वॉल्व हो रहा है, मंदिर यूपी में बन रहा है इसलिए। और अरे यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, ये आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और अब आप जानते हैं क्या नाम है, भारत के राष्ट्रपति ने इनको मध्य प्रदेश का भी फाइनली गवर्नर बना दिया है। अभी तक एडिशनल चार्जेस थे, लेकिन अब वो भी हटा के परमानेंट बना दिया है ना। और अगर आपको याद हो तो मणिपुर के चेंज हुए अभी रिसेंटली, मणिपुर के राज्यपाल चेंज हुए। सर मेघालय के मेघालय, सॉरी सर, मेघालय। हाँ सर, मेघालय के बने सत्यपाल मलिक। मणिपुर नहीं, मेघालय। तो मेघालय के कौन बने? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल, ठीक है। और गोवा सर वो भगत सिंह कोश्यारी को, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के जो हैं, महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, उनको एडिशनल चार्जेस दे दिए गए गोवा के भी, है ना।
लेकिन अभी वो Yes, एडिशनल sir. चार्जेस है, मतलब आप आगे जाके गोवा को फिर भी न्यूज में पढ़ सकते हो कि या तो इनको परमानेंट चार्ज दे देंगे गोवा का, बिकॉज गोवा बहुत बड़ी टेरिटरी नहीं है, बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई नया भी अपॉइंट कर दें, तो दोनों चीजें। चलिए, बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सर पी.वी. नरसिम्हा राव। नरसिम्हा। नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव की सरकार थी जब ये गिराया जाता है, ठीक है, बाबरी मस्जिद। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर आप जानते हैं ये वही बाबर है जिनके सेनापति ने इनकी खुद की मस्जिद बनाई है वहां पे। सर 1530 Yes, sir. 1530 1530. 1530, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो 1530 में कौन सा युद्ध हुआ है? कौन सा युद्ध हुआ था? 26वां नहीं 26वां हुआ था। 1526 में तो वो है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक बताई हालांकि मैंने आपको। पानी पीकर, याद कर लो इसको ऐसे, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी गया घाघरा पहनकर, ठीक है। सर ये तो काफी लंबा हो गया सर, एक छोटा सा है, पंखा चला घर में। ठीक है, जो भी है, मैंने जैसे याद करा हुआ वो आपको बता रहा हूँ। चलिए खैर, तो पानी पीकर मतलब पानीपत, तो 1526 में होगा आपका पानीपत का। फिर खाना खाकर यानी कि 1527 में होगा खानवा। खानवा का युद्ध, ठीक है, ये खानवा है। पहला पानीपत है, दूसरा आपका खानवा है, तीसरा है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। तो चंदेरी यानी कि 1528 में, ठीक है। और फिर 1529 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे घाघरा का युद्ध। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी का युद्ध और यहाँ पे घाघरा का युद्ध। तो पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी गया घाघरा पहन, जो भी आप जैसे भी याद कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो 1530 में फाइनली ये मर जाता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, वैसे ऐसी मान्यताएं हैं, भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता। तो बाबर का बेटा आप जानते कौन है? हुमायूं। ऐसा कहा जाता है हुमायूं एक बार बहुत बुरा बीमार हो गया, मतलब बहुत गंदे वाले तरीके से बीमार हो गया, और उसके बाद मतलब ऐसी कंडीशन आ गई थी कि अब सबने बोल दिया था कि अब इसको कोई बचा नहीं सकता, है ना। और फिर एक कहीं से कोई पीर आए तो उन्होंने बोला कि हुमायूं को जो सबसे अच्छी चीज है ना, वो हुमायूं से अगर दूर चली जाए तो हुमायूं ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है। तो हुमायूं को पता था और बाबर को भी पता था कि हुमायूं को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, बाबर, ठीक है। तो बाबर ने फाइनली ये सोचा कि अब मैं हुमायूं से दूर होऊंगा तभी मेरा बच्चा जीवित रहेगा। तो ऐसी मान्यताएं हैं। तो बाबर फिर फाइनली देह त्यागते हैं, ना कुछ खाए पिए वो सब चीजें। बाबर के बेटे का नाम क्या था? हुमायूं सर। तो फिर हुमायूं ठीक हो जाते हैं, लेकिन हुमायूं का जो शासन है वो कुछ खास नहीं है, हुमायूं हारेंगे, ठीक है। एक नई जो सत्ता है दिल्ली में वो स्थापित हो जाएगी। आप जानते ना कौन है वो? शेरशाह सूरी। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था सॉरी, बताइए। अब बाबर के सेनापति बनाएंगे, बाबर के टाइम पे बनाएंगे, 1528 से बनी, ठीक है। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था बताइए? चंदेरी का युद्ध। बाबर भारत कब आया? 1526 से पहले भी भारत में आ चुका है, हार के भी गया है, लेकिन बट मेन जो बाबर की एंट्री मानी जाती है वो 1526 ही मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर के सेनापति का नाम क्या था? तो बाबर ने नहीं बनाई, बाबर के सेनापति ने, मीर बाकी ने बनाई, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर बाकी। रीना जी स्क्रीन दिख रही है, क्लियर है चीजें? यस सर, दिखाई दे रही है। हाँ जी। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? 6 दिसंबर 1992। ये भी एक ऐतिहासिक दिन था, है ना, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कुछ मतलब यही जो क्वेश्चंस है ना ऊपर वाले, तो यहाँ पे नीचे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया। अगर आप ऊपर कुछ भूल भी गए हैं तो एक बार फटाफट आपके सामने क्विक रिवीजन। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? 161 फीट, जो अभी है ना, लार्सन एंड टुब्रो ने बनाई है, कंपनी का नाम लार्सन एंड टुब्रो। चंद्रकांत जो सोमपुरा है वो इसके आर्किटेक्ट होंगे। अयोध्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। और राम जो जन्मभूमि है उसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020, एक ऐतिहासिक फैसला। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास करा है। सरयू नदी के किनारे आपको अयोध्या मिलेगा। 1988 में जो नक्शा बना था उसमें 141 फीट की बात हुई थी और 212 पिलर्स की बात हुई थी, लेकिन अब जो आप देखते हो उसमें 141 फीट की जगह 161 फीट हो चुका है और 212 की जगह 360 पिलर्स हो चुके हैं। अयोध्या राम मंदिर में मंजिल कितने होंगे? तो मंजिल की बात करें तो 3 होंगे, पहले कितने थे? 2 थे, अब 3 है।
अयोध्या राम मंदिर बनाने में खर्चा कितना है? तो 300 करोड़ का है, 3.5 साल लगभग लगेंगे। 2.77 अगर आप बात करो एकड़ जमीन की, तो इस पे विवाद चल रहा था दोनों के बीच में, दोनों मतलब जो आपका ये हिंदू जो ट्रस्ट है वो और जो सुन्नी ट्रस्ट है वो, है ना, उन दोनों के बीच में 40 दिन तक लगातार सुनवाई चलती है मामले के ऊपर, और फिर फाइनली 5 जजेस की जो बेंच है वो अपना फैसला सुनाती है हिंदू जो पक्ष है उसके फेवर में, और रंजन गोगोई जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं, मतलब अध्यक्ष नहीं, आप कह लीजिए मेन पर्सन होते हैं जिनके नाम पे ये बेंच बनी हुई है, ठीक है, मेन इनके जज थे ये। इसके अलावा 5 एकड़ जो जमीन है वो हमने दे दी है बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए, और 5 एकड़ के साथ साथ अगर हम बात करें राम जन्मभूमि का जो न्यास है वो इनके पक्ष में फैसला दिया गया, ठीक है। बाबरी मस्जिद जो है वो अयोध्या में बनाई जाएगी, यानी कि जब ये हट जाएगा मंदिर तो मंदिर ही हटेगा, तो मंदिर तो बनेगा ही। उसके अलावा जो 5 एकड़ की जमीन दी गई वहां पे बाबरी मस्जिद बनाएगी, कब बनेगी भगवान जाने। 9 नवंबर 2019 को ये फैसला फाइनली दे दिया गया था कि अब मंदिर ही बनेगा, लेकिन क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा था इसलिए शिलान्यास नहीं हो सका। फैजाबाद पुराना नाम है अयोध्या का, ये भी आप ध्यान रखें। और अयोध्या आज बोलोगे आप फैजाबाद को। 40 दिनों की सुनवाई जानते हैं आप, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, ये दोनों इम्पोर्टेंट। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी जब ये गिरती है 6 दिसंबर 1992 में, जब सरकार गिर जाती है तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार नहीं, मतलब बाबरी मस्जिद गिर जाती है। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, बेटे का नाम हुमायूं होता है। 1528 में मीर बाकी जो है वो बाबरी मस्जिद बनवाता है। 1526 में बाबर भारत आया था और 6 दिसंबर 1992 एंड, ठीक है, मस्जिद गिरा दी, खत्म। तो अयोध्या वाले जितने क्वेश्चंस आएंगे सब आपको आ गए, है ना। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब फाइनली आपको क्लास दी जा रही है करंट अफेयर्स की, जो कि हमारा आज आखिरी है। तो करंट अफेयर्स हम यहाँ से शुरू करेंगे, अगस्त मंथ के ही करंट अफेयर है। ओके, जस्ट अ मिनट, मेरा दूध ठंडा हो गया। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु हैज स्टॉप्ड द रैंकिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? जामिया यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो यूनिवर्सिटी में ऑफ कोर्स जामिया मिलिया इस्लामिया है, ठीक है, यहाँ पे इस्लामिया होगा, ए है ये। लेकिन अगर आप बात करो कि इससे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, इसी का नाम क्या था? एचआरडी। तो एचआरडी जो मिनिस्ट्री थी उसके अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा जो आप कह लीजिए इंस्टीट्यूट था वो कौन सा था? आईटी मद्रास। तो आईटी मद्रास को इन्होंने नंबर 1 पे रखा था इंस्टीट्यूट के मामले में, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एचआरडी नहीं है, अब तो आप शिक्षा मंत्रालय बोलेंगे, है ना। तो शिक्षा मंत्रालय के हिसाब से यूनिवर्सिटी की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया, राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कहाँ मिलेगी यूनिवर्सिटी आपको? सर ओखला में, जिलाना के पास, नेहरू प्लेस के पास। अरे अंदर मत जाओ, दिल्ली में। सर मैं भी पढ़ता ना सर, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ जामिया में। क्या बात है, थैंक यू सर। माहौल कैसा है यार इस्लामिया का? मतलब कुछ सर सब कुछ होता है, 10-12 बंदे और बाकी सब अच्छा सर। मैं तो सुबह शाम वहीं रहता हूँ, अभी बस घर आया हूँ वसंत कुंज, वरना वहीं रहता हूँ हॉस्टल में। चलो सब अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं यार, अच्छी यूनिवर्सिटी है, मानी यूनिवर्सिटी है। कितने हाँ सर, जो मेरे घर है दूसरा। इतनी एमिनेंट और प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज हैं वो निकली हैं जामिया से, तो मजाक तो नहीं है ऑफ कोर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हाँ है। सर, वो 10-12 लोग होते हैं थोड़ा अजीब टाइप के, जो सब पास आउट है ना, वो होते हैं बंदे। हाँ सर, वैसे होता आपकी क्लास में मैं नमूना। अजीब सा जो परेशान हाँ करते सर वही, हाँ वही 10-12 मुझे बता। चलो आगे। अच्छा ये बताओ, इस्लामिया के चांसलर कौन है? सर नजमा अख्तर फर्स्ट वुमेन बनी है 99 इयर्स में। नजमा हेपतुल्ला। सर नजमा अख्तर हेपतुल्ला। हाँ सर, अख्तर सर, नजमा हेपतुल्ला पहले थी, वाइस चांसलर थी, वो नहीं चांसलर थी। गुंजन जी कुछ कह रही हैं? सर नजमा अख्तर ही है, नजमा हेपतुल्ला नहीं, वो तो गवर्नर है कहीं की। हाँ मणिपुर के, इससे पहले जामिया की चांसलर थी सर ये हमारी, इससे पहले। तो इस समय कौन हो गई? नजमा अख्तर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ये कहाँ मिलेगी? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, एमपी नहीं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। हाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बाकी तो आपको पता है, जेएनयू भी दिल्ली में ही है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन बताइए। अभी सीईओ बनाए गए हैं गो एयर के। गो एयर आप जानते हैं विमानन एक फ्लाइट कंपनी है, ठीक है। गो एयर जिसके विमान भी होते हैं, एरोप्लेन्स Yes, होते हैं। sir. Yes, sir. सीईओ बताइए। कौशिक खोना। कौशिक खोना। कौशिक खोना, ठीक है। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशिक खोना। ये आपके आंसर हैं, सीईओ बने हैं गो एयर के, राइट। चलिए अब इसके बारे में बता दीजिए, विनी महाजन कौन थी? सर पंजाब के सेक्रेटरी। जी, पंजाब की पहली महिला फर्स्ट लेडी। कौन? चीफ सेक्रेटरी, है ना, मुख्य सचिव, ठीक है। पंजाब की मुख्य सचिव बनी है, तो ये आप ध्यान रखें। अच्छा ये कौन थे? मार्कोस ट्राइजो। एनडीबी वो यस, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, हाँ, जिसका हेडक्वार्टर आपको हम कहाँ मिलेगा? चाइना के शंघाई में। शंघाई में, ठीक है, जिसको आप ब्रिक्स बैंक भी बोलते हो। तो ब्रिक्स बैंक को ये आप न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हो। और एनडीबी का अगर हम बात करें, वो कौन है? मार्कोस ट्राइजो कौन है इसके, एनडीबी के? प्रेसिडेंट। इसके बाद ये कौन है? कार्मेन रेनहार्ट। जब मैंने आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ाया तो मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट है। चीफ इकोनॉमिस्ट, यस सर। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की एक रैंकिंग जारी करी गई है, और उसमें बताना है कि शीर्ष पे कौन है, यानी कि टॉप पे कौन सा स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज जो है वो बहुत ही ज्यादा बुनियादी तौर पे अच्छी कर दी है। बताइए। दिल्ली। नहीं, तो दिल्ली। बिल्कुल नहीं। कर्नाटक। कर्नाटक। तो हरियाणा कैसे कर रही? हरियाणा कैसे करेगा? हल्के में ले रहा हरियाणा को। हल्के में ले रहा है हरियाणा को। हल्के में ले रहा है कोई हरियाणा से? सर आज तो डूब गया था पूरा हरियाणा बारिश में। हाँ नू कर डूब जाएगा, हम बैठे आड़े। सर मैं भी वहीं से आता हूँ, गुड़गांव से। चलो आंसर है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब को केंद्र सरकार ने बोला कि ये टॉप पर है इस समय हेल्थ फैसिलिटीज को देने के मामले में, ठीक है। तो पंजाब। अच्छा पंजाब में वो कौन है, सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह। और पंजाब की गवर्नर कौन है इस समय? कौन से बदनौर? सर वीपी सिंह बांदौर। वीपी सिंह बदनौर, ठीक है। तो वीपी सिंह बदनौर यहाँ पे गवर्नर हैं, और ये आपके हो गए अरविंद, क्या नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सीएम हो गए। सर वीपी सिंह बंदौर चंडीगढ़ के भी है ना? दोनों के। इसके अलावा पंजाब से और क्या चीजें आपने पढ़ी हैं? अच्छा एक पंजाब ने एप्लीकेशन चलाया था, अगर आपको याद हो, घर घर निगरानी ऐप। तो याद रखिए घर घर निगरानी एप्लीकेशन जो है कोविड के चलते, ठीक है, ये एप्लीकेशन पंजाब सरकार ने चलाया। और इसके अलावा कोवा पंजाब, ठीक है, कोवा पंजाब करके जो एप्लीकेशन है वो भी इन्होंने चलाया, ठीक है, कोवा पंजाब। एंड साथ ही साथ में घर घर निगरानी एप्लीकेशन, ये भी आप ध्यान रखें। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा कपूरथला एक रेल कोच फैक्ट्री है जो कि पंजाब में। तो पंजाब के कपूरथला जो रेल कोच फैक्ट्री है, वहां पर इन्होंने एक वेंटिलेटर बनाया है कोविड के चलते। उस वेंटिलेटर का नाम रखा है इन्होंने जीवन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि जीवन नाम का जो वेंटिलेटर है वो किसने बनाया है, तो आप बोलोगे पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया। और वो भी किसने बनवाया है, मतलब ये कहाँ पे बना है? तो कपूरथला जो रेल कोच फैक्ट्री है वहां पर बना है। तो जीवन है वेंटिलेटर का नाम, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे, ओके। और अभी आपको मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में विनी महाजन का नाम आपने सुना, ठीक है। ये पंजाब में पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी बनी है, राइट। और इसके अलावा पंजाब का एक जगह पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है गोविंदगढ़। पंजाब में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है गोविंदगढ़, ठीक है। तो गोविंदगढ़ में क्या हुआ है कि एशिया का सबसे पहला एक गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड फैसिलिटी वाला एक प्लांट लगाया गया है। गैल्वेनाइज्ड फैसिलिटी वाला प्लांट लगाया गया है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। सर रीबार रीइंफोर्समेंट जो आपने बताया था। जी जी जी, रीइंफोर्समेंट वाला, ठीक है। तो बस वही आप इतना ध्यान रख लो फिलहाल कि जो गोविंदगढ़ है पंजाब का, जगह का नाम क्या है? गोविंदगढ़। और यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड फैसिलिटी वाली जो इंडस्ट्री है, प्लांट है, वो लगाया जा रहा है। बस आपके लिए इतना ही जरूरी है, अंदर डिटेल में मत जाओ कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कुछ नहीं, छोड़ो, ठीक है। अगला
हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? जैसे मेरा बड़ा मन था यार कि 2023 का वर्ल्ड कप ये खेल के जाए। नहीं सर, इतना पॉसिबल नहीं था। हाँ, प्रेशर भी तो था धोनी जी पे बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा प्रेशर तो सौरव गांगुली साहब डाल रहे थे, रिटायर हो जाओ भाई, बहुत हो गया। चलो क्या, सौरव गांगुली को तो टोक्यो ओलंपिक से बना दिया गया गुडविल एम्बेसडर, पता है आपको जी। तो आंसर हो गया MS धोनी और साथ साथ में सुरेश रैना, यानी कि सी। ठीक है, दोनों ने संन्यास ले लिया, ध्यान रखेंगे, बोथ द अबव। ठीक है, और धोनी साहब अब क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे इंडियन क्रिकेट में, तो इनके कुछ जो करियर की स्पेशलिटीज हैं वो देख लीजिए। धोनी साहब ने 2014 में, अगर आपको याद हो, तो क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन कौन से फॉर्मेट से? टेस्ट क्रिकेट से। यस सर। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट से तो 2014 में ही संन्यास ले लिया था। 2014 के बाद से ये नहीं खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट, लेकिन बाकी जो फॉर्मेट्स हैं वो खेल रहे थे, लाइक T20 है, वनडे है ना, ये 50-50 वाला, सॉरी 52 ही का वनडे वाला, वो तो खेल ही रहे थे, IPL वगैरह खेल ही रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें, इन्होंने कितनी ट्रॉफीज जो है वो दिलाई हैं इंडिया को? सर 3 मेन, एक तो T20, ICC और चैंपियंस ट्रॉफी जी। तो 2007 में सबसे पहली ट्रॉफी भारत का इन्होंने दिलवाई, T20। तो T20 भारत जीता, T20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत जीता है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो 2011 में इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जितवाई, जो है ICC वर्ल्ड कप। ठीक है, भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखें तो कौन थे जिन्होंने ट्रॉफी दिलवाई है? 1983 में कपिल देव ने 1983 में दिलवाई, और फिर 2011 में, काफी लंबे समय के बाद। ठीक है, खैर कोई नहीं। इसके अलावा एक तीसरा जो था वो था 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। 2013 में चैंपियंस जो ट्रॉफी है वो भारत जीता है इन्हीं के नेतृत्व में, चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये 3 ट्रॉफी याद रखनी है। 2007 में T20 ट्रॉफी जीते हैं, 2011 में जो मेन टूर्नामेंट होता है ODI का, ICC वर्ल्ड कप, वो हम जीते हैं, और 2013 में जो हम जीते हैं वो है चैंपियंस ट्रॉफी। राइट, तो ये 3 मेजर अचीवमेंट्स रहेंगे जब जब धोनी साहब को याद किया जाएगा, जब जब इंडियन क्रिकेट के सुनहरे पलों की याद होगी, तब तब। 5वां देखिए, एक रिपोर्ट आई अभी, उस रिपोर्ट ने ये बोला है कि कौन सा ऐसा भारतीय शहर है दुनिया में जो किराए पर घर लेने के मामले में दूसरा सबसे सस्ता शहर है। ठीक है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये शहर है वो। बताइए क्या आंसर? सर जबलपुर, जयपुर। जयपुर, अच्छा, दिल्ली। आंसर आपका दिल्ली। तो नई दिल्ली में ये दूसरा सबसे बड़ा, आप मान लीजिए, शहर होगा। और किस मामले में? सस्ता शहर है ये, है ना, जहां पर आप आराम से घर ले सकते हैं किराए पे और कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी मेरे से ये नहीं बोलेगा कि हमारे बगल में या द्वारका में जो है 15,000 का मिलता है, या फिर कहीं इतने रुपए का मिलता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब है तो है। पुणे तो सबसे महंगा है वैसे। हाँ जी, पुणे महंगा है इन सब में। चलो, अच्छा, टॉप पे मुंबई कौन है? बहुत ज्यादा, मुंबई होगा सर, बहुत महंगा है। सर मुंबई है। न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क जो सिटी है अमेरिका का, वो सबसे महंगा शहर है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे महंगा है न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने महंगा बताया, सस्ता वाला पहले नंबर का नहीं पता मैं। अपने यहाँ का दूसरा है दिल्ली, अपने यहाँ पे दूसरा दिल्ली ही है, बस ये ध्यान रखो। और पहला जो है वो सबसे महंगा मैंने आपको बताया, सस्ता वाला नहीं बताया, सस्ता देखना पड़ेगा। कौन सी स्मार्टफोन की कंपनी है जिसने अभी अनाउंस करा है कि 2500 स्मार्टफोन्स जो हैं वो इंडियन चिल्ड्रन को दिए जाएंगे टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन? यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये कंपनी, मोबाइल फोन की जो कंपनी है, स्मार्टफोन कंपनी, ये 2500 मोबाइल फोन्स देगी बच्चों को, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। नाम चाइनीज कंपनी है। अच्छा, शाओमी कहाँ की कंपनी है? चाइना की सर, वो भी चाइना की है। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं शाओमी, जियोमी ना पढ़ लेना। MI वगैरह सारे इसके अंडर में आते हैं। MI, हाँ बिल्कुल, और MI के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे इनको। जो स्मार्टफोन्स है ना, ये MI का ही होगा। तो याद रखिए, कंपनी का नाम है शाओमी। शाओमी दे रही है ये 2500 स्मार्टफोन्स लगभग। ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं, जिसके गुडविल एम्बेसडर सौरव गांगुली को बनाया गया है, जो कि BCCI के चेयरपर्सन भी हैं इस समय पे। तो कौन सी कंपनी है जो टोक्यो ओलंपिक्स में स्पॉन्सर करने वाली है ऑफिशियल तौर पे? ठीक है, बताइए। बाइजू। अच्छा, याद रखना कि ये टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात नहीं कर रहा मैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप तो 5 साल के लिए 2018 में वीवो को मिली थी, और ये वाले साल में हमने कैंसिल भी कर दी थी वीवो की, 1 साल के लिए कैंसिल हो गई थी, है ना। लेकिन अब वो जो आप देख रहे हो
टाइटल स्पॉन्सरशिप वो दी गई है किसको? वो दी गई है अमेजोन को। समझ में आया? जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है ना वो अमेजोन को दे दी हमने 1 साल के लिए। लेकिन यहाँ IPL पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स की बात हो रही है, हम सर आईपीएल IPL में नहीं कर रहे। हाँ आईपीएल में तो उनको दी गई है, अमेजोन को दी गई। ड्रीम सर ड्रीम नहीं 11 सर ड्रीम 11 को दी गई। सॉरी हाँ यार सॉरी, ड्रीम 11 को दी गई है। ड्रीम 11 जिसके महेंद्र सिंह धोनी जो है वो क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर। Yes, sir. वो अमेजोन चल रहा था दिमाग में। अमेजोन क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज जो वो है आपके बेजोस साहब, जेफ बेजोस, तो ये जो है ये नंबर 1 आए हैं। जो ब्लूमबर्ग की वो आई है ना रिपोर्ट आई है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड की बात हुई है, तो उसमें जेफ बेजोस जो है वो पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के क्या नाम उनका? सत्य नडेला? नहीं, बिल गेट्स। बिल गेट्स। बिल गेट्स है सर। तीसरे नंबर पे कौन है? मार्क जकरबर्ग। जकरबर्ग फेसबुक के। चौथे नंबर पे अपने अंबानी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। चलिए क्या इसका आंसर करते हैं? इसका आंसर क्या है आपका? आइनॉक्स ग्रुप। ठीक है, तो आइनॉक्स जो ग्रुप आप देख रहे हो, गाने कहाँ बज रहे हैं? आइनॉक्स ग्रुप जो है उनको दिया गया ये। ठीक है, ये स्पॉन्स करेंगे किसको? टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन टीम जो स्पॉन्स करने वाली है, तो वो याद रखेंगे आइनॉक्स ग्रुप है। ठीक है, इंडियन कंपनी। अब आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने लॉन्च करा। एक्चुअली ई कॉमर्स मैंने देखा था, मुझे अमेजोन याद आ गया था। चले क्या, ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है जिसने अभी अभी भारत में फार्मेसी की जो फैसिलिटीज है ना वो भी स्टार्ट कर दिया देना। यानी कि अब ये कंपनी फार्मेसी की चीजें भी बेचेगी। कोई अगर आपको मशीन चाहिए मेडिकल से रिलेटेड है ना, या फिर आपको मेडिसिन चाहिए रोजमर्रा की, वो सब आपको डिलीवर करेगी। नाम है अमेजोन सर। अमेजोन। ठीक है, तो अमेजोन आपका नाम हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि अमेजोन के जो हेड हैं वो कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है ना, बेजोस। और इनको रखा गया है नंबर 1, ये रिचेस्ट है। नाम याद रखिए, जेफ बेजोस। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गए। इसके अलावा जो आपके हैं, क्या नाम उनका? बिल गेट्स। तो बिल गेट्स हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वाले, ये दूसरे नंबर पे हैं, मालिक हैं। तीसरे नंबर पे आपके मार्क जकरबर्ग, और चौथे नंबर पे हैं आपके मुकेश अंबानी। राइट, रिलायंस इंडस्ट्री के, फेसबुक के, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, और जेफ बेजोस आपके अमेजोन के। अमेजोन के मालिक हैं ये जेफ बेजोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ये मतलब कह लीजिए व्यक्ति है जिसने अभी अभी प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है उसको शुरू करने की बात करी? बिकॉज डॉल्फिन्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, तो अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत शुरू करा जाएगा। और मैंने आपको कल ही पढ़ाया, जब मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया पूरा ज्योग्राफी में, तो उसमें मैंने आपको बताया कि डॉल्फिन कहाँ मिलेगी आपको? गंगा रिवर में मिलेगी। राइट, तो बताइए जल्दी से कौन से व्यक्ति? मोदी साहब। ठीक है, तो मोदी साहब जो है आपके वो आंसर हो गए। मोदी जी ने अभी अभी ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो शुरू करा था। इवन एशियाटिक जो लॉयन है उनके लिए भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू करा था, अगर आपको याद हो तो। एशियाटिक लॉयन को कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेट या प्रिजर्व करने के लिए, बताइए क्या नाम है उसका? प्रोजेक्ट लॉयन। ठीक है, प्रोजेक्ट लॉयन के तहत एशियाटिक जो है ना, एशियाई शेर, उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के अपॉइंट करे गए, यानी कि DGNO। ठीक है, नौसेना जो संचालन है उसके महानिदेशक कौन नियुक्त करे गए, बताइए? दिनेश कुमार त्रिपाठी। सर ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, पक्का? अच्छा, ये कौन है बाकी वाले? हम्पी होली, श्रीकांत माधव वैद्य, जयंती श्रीनिवास, इनके बारे में जानते हैं? सर श्रीकांत माधव वैद्य तो सर IOC क्या ना? तो ये IO की जो सी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसके MD CEO बने हैं। अच्छा, ये कौन थे? ये जयंती श्रीनिवास, ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, रिवीजन हो रहा है अब आपका यहीं पे। ये जयंती कौन है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, उसके ये कौन है? पहले अध्यक्ष बने हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। जयंती श्रीनिवास फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कह लीजिए बने हैं IFSCA के। फिर से बोल रहा हूँ, नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज, ठीक है, सेंटर अथॉरिटी। और MA हम्पी होली कौन है ये भाई साहब? हम्पी होली एक है, उसका नाम है इंडियन नेवल अकेडमी। ठीक है, इंडियन नेवल अकेडमी। तो इंडियन नेवल अकेडमी के, ठीक है, ये बने हैं कमांडेंट। ठीक है, कमांडेंट बने हैं MA हम्पी होली। इंडियन नेवल अकेडमी के कमांडेंट बने हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नाम है MA हम्पी होली। ऑफ कोर्स आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज त्रिपाठी साहब, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये बने हैं DGNO। राइट,
चले आगे। अच्छा आर्मी वो नेवल डे कब मनाते हो? सर 4 दिसंबर। नेवल डे बताओ, आर्मी डे बताओ और एयर फोर्स डे बताओ, तीनों सर बताओ। आर्मी डे 15 जनवरी और 15 इंडियन जनवरी। एयरफोर्स 8 अक्टूबर। 8 इंडियन अक्टूबर। एयरफोर्स डे। कौन सा, एयर फोर्स? यस सर। अच्छा ये वाला बताओ। 4 दिसंबर। 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाते हैं आप नेवल डे, ठीक है। और इसके अलावा 15 जनवरी को आप मनाते हैं आर्मी डे और 8 अक्टूबर को आप मनाएंगे एयर फोर्स डे। एयर फोर्स आएगा डे। ये, तो मनाएंगे हम इसको। आगे बढ़ते हैं। कौन सी किताब है, आपको यहाँ पे एक किताब दिख रही है, तो ये किताब लिखी है राधा भाटिया ने, ठीक है। और इस किताब के लिए इन्हें इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल कुक। आपसे पूछा जा रहा है कि बुक का नाम बताइए, और याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, पूछी जा सकती है आपसे, बुक का नाम क्या होगा। और मैं आपको इसकी खास बात बताता हूँ कि ट्रेडिशनल जो हर एक स्टेट की जो ट्रेडिशनल कुछ रेसिपीज होती हैं, तो ऐसे मिला के टोटल 74 रेसिपीज हैं जो इस बुक के अंदर मेंशन करी गई हैं। आपको बताना है इस बुक का नाम क्या होगा, जिसके लिए राधा भाटिया को कुक बुक अवार्ड दिया गया। लस्सी। लस्सी, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी है लस्सी, लस्सी के लिए दिया गया। 74 रेसिपीज इसमें आपको मिलेंगी, कभी आपका मन हो किसी का बनाने का। किरण जी आप तो बनाती रहती हैं बहुत कुछ, लेकिन तब बनाएं जब आप हमें इनवाइट करें। कमला हैरिस। हैं? कमला हैरिस। कमला हैरिस। कमला हैरिस, यस माला सर। नहीं है कमला हैरिस है ना। चलो, वेस्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बीन इलेक्टेड बाय द अमेरिकन डेमोक्रेट्स, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं इन्होंने, इनको नॉमिनेट करा है कि आप हमारे लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी, तो कमला हैरिस है, इनको बोल दिया गया। और ये कौन सी पार्टी से? डेमोक्रेटिक। अच्छा मुझे ये बताओ रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल क्या है? जैसे हमारा है, अगर आप देखो कमल हमेशा खिला रहे, हाथ का पंजा, मन करे तो गला दबा दे किसी का, तो ऐसे इनका कौन है? डेमोक्रेटिक पार्टी का बताओ, अगर मान लो पूछ लें, या रिपब्लिकन पार्टी का बताओ और डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों का बताओ। चलो सिंबल्स क्या आएंगे, बता आपको? सर ये बस ये पता सर जीतना रिपब्लिकन चाहिए। अच्छा यहाँ पर भी तुम अपना वोट दे दोगे क्या? यस सर, वो इंडिया के लिए फायदा करेगा ना सर। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ मैं। जी 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 जी। हाँ, तो रिपब्लिकन पार्टी का एलिफेंट याद रखो, हाथी है रिपब्लिकन पार्टी का। और डी से डेमोक्रेटिक, डी से डोंकी, तो डोंकी है डेमोक्रेटिक पार्टी का, याद रखें। और रिपब्लिकन पार्टी का एलिफेंट, ठीक है। ये इनके सिंबल्स हैं। और बाकी जो बिडेन तो आपको पता ही है, जो वो राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट खड़े होंगे, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा ये बताओ कौन सा स्टेट है जिसे हर्मल चिलीज के लिए अभी अभी एक जीआई टैग मिला है? गोवा। सर सर गोवा। 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 मिर्च और एक गोवा। केला भी था, कुछ केला कौन सा था, मावा माल को गो, केला और मिर्च दोनों को। जी मोइरा बनाना। हाँ वही। तो हर्मल चिलीज तो आपने देख लिया। अच्छा गोवा में अभी अभी कौन बने हैं गवर्नर एडिशनल? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र वाले। और इसमें महाराष्ट्र पुलिस की बैंड बजी पड़ी है, केस चला गया हाथ से निकल के सीबीआई के पास। आगे मुकेश अंबानी, ठीक है, ये लिस्ट में। 4th नंबर। 4 नंबर पे। सर फोर्थ और नंबर। नंबर का। तो ये जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, अमेज़न के जो वो हैं फाउंडर हैं जिनका नाम था जेफ बेजोस, तो पहले नंबर पे आए थे। तो वो जो रिपोर्ट आप देखते हो ना, वो किसने दी थी? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स ने, ठीक है। ये कंपनी है जिसकी रिपोर्ट आई थी। बाकी मैंने आपको चारों बताई दिए थे। सर फोर्ब्स के अकॉर्डिंग कितने रैंक? मैंने भाई ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग पढ़ा, अभी तो फोर्ब्स के नहीं पढ़ा। अंबानी की 7 नंबर है सर। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग? यस सर। और नंबर 1 पे कौन है? बेजोस है सर। यही है। चलो भाई फोर्ब्स के अकॉर्डिंग भी याद कर लो। फोर्ब्स भी एक मैगजीन है, इसने जो निकाली है उसमें 7th बता रहे हैं मुकेश अंबानी। अच्छा ये पहले इंडियन नहीं होंगे मेरे ख्याल, बाकी 6 तो फिर फॉरेनर होंगे, है ना। और टॉप पे है आपके जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा शहर है
जिसने प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप करा है? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में टॉप किया, बताइए। बेंगलोर। और बैंगलोर पक्का? और किसी का कोई आंसर? सब लोग बैंगलोर कह रहे हैं मतलब। अच्छा, किसी को मुंबई नहीं लग रहा? नो सर। कोमल जी नो सर, आंसर? बेंगलोर लग रहा मुझे। आपको क्या लग रहा है? बैंगलोर? यस अच्छा, सर। किरण जी तुक्का मारिए। वही तो है, बोला ही मैंने पहले था बैंगलोर। बैंगलोर। गुंजन जी? बैंगलोर। बैंगलोर याद रखेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल जो सिटी इंडेक्स 2020 आया है, इसमें बैंगलोर ने टॉप करा है। सर आईटी बैंगलोर कंपनीज वगैरह सब यहीं से होती हैं सर। लगभग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ना। यस लगभग सर। कंपनीज के आपको हेडक्वार्टर यहीं पे मिलेंगे। और कर्नाटक काफी इंपॉर्टेंट है न्यूज में, आपको पता है कर्नाटक से हमने बहुत सारी चीजें भी पढ़ी हैं। कभी फिर कर्नाटक आएगा तो रिवीजन करेंगे सारी चीजें। अच्छा बताइए, गवर्नर ऑफ मेघालय, मेघालय के नए गवर्नर कौन सत्यपाल बने? मलिक। सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। सत्यपाल सर मलिक। अच्छा, ये पहले कहाँ के थे? सर ये गोवा। गोवा के थे, गोवा पहले के। गोवा के थे, तो इनको हटा दिया गया और हम्म। यहाँ पे ये आ गए सर होशियारी इससे साहब। पहले जम्मू कश्मीर के थे, इससे पहले गोवा से सत्यपाल मलिक पहले। हाँ, जम्मू कश्मीर गोवा में भी से थे। पहले जम्मू कश्मीर के जी जी। लास्ट। चलो, जम्मू कश्मीर का आपने नाम छेड़ा, जल्दी से बता दो। लद्दाख में और जम्मू में कौन कौन सर है? उसमें तो माथुर है, माथुर। लद्दाख में तो माथुर है। और जम्मू मनोज हाँ, सिन्हा। आरके सिन्हा मनोज सिन्हा। हाँ, यहाँ को ना मनोज सिन्हा। सिन्हा मनोज सिन्हा, ठीक है। मुर्मू बीएचयू से साहब थे सर। उन्हें। हाँ, वो ये कैग में चले गए हैं सर। कैग में चले गए। और कौन से नंबर के कैग हैं? सर 14 नंबर 14। के सीएजी, ठीक है। 14वें कैग बने हैं। आगे बढ़ते हैं। सर अच्छा, जो एक मनोज सिन्हा, नंबर पे है। सर बोलो बोलो। झारखंड की, झारखंड गवर्नर। झारखंड की है द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। ये मुर्मू। कहाँ के हैं? कलराज मिश्रा। सर राजस्थान। राजस्थान। और ये कहाँ की है? राजस्थान की। सर एमपी और यूपी। एमपी और यूपी। यूपी प्लस एमपी, ठीक है। Who has got the title अंबानी छठे sponsorship of नंबर पे है। IPL 2020? एक सर मिनट, ड्रीम हिमांशु 11। कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए अंबानी हिमांशु। छठे नंबर पे है सर फोर्ब्स में। फोर्ब्स में क्या? 6th नंबर पे है अंबानी। अच्छा, अंबानी Who has 6 पे है। become the brand ambassador of यस सर। IPL? मुकेश अंबानी भैया 6 नंबर पे है, 7 नंबर पे नहीं है, 6 नंबर पे कर लें। और पहले नंबर पे बेजोस ही है। Ambassador of यस सर। ओके, ठीक है। देखो भाई, जो मुझे चीज पता नहीं होती मैं तो तुरंत हाथ खड़े कर देता हूं, नहीं पता, गलत नहीं बताना चाहता मैं। हाँ, आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दे दी गई है? ड्रीम 11। ड्रीम 11। ठीक है, तो ड्रीम 11 को दे दी गई है। और कितने में दी गई है? कोई अगर आपसे पूछे तो 222 222 करोड़। 222 करोड़ में ये बिकी है ना टाइटल स्पॉन्सरशिप। यानी कि 222 करोड़ ड्रीम 11 देगा बीसीसीआई को, और ये यूएई में होंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इस बार हमें फायदा होने वाला कुछ खास, बिकॉज पैसा तो चला जाएगा दुबई, है ना। अच्छा, ऊपर हमने बात करी थी मेघालय की, तो मेघालय के सीएम कौन है? सर कोनार्ड संगमा। कोनराड संगमा, ठीक है, याद रखें। संगमा, कोनराड संगमा। सर सी सर सी है, के नहीं है। सी है तो समझ नहीं आता सी लिखते हैं के लिखते हैं। कोनराड संगमा, ठीक है। और मेघालय की जो कैपिटल है वो क्या है? शिलोंग। शिलोंग न्यूज में आई थी कुछ टाइम पहले, अभी नहीं, काफी टाइम पहले न्यूज में आई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। रीजन बताइए क्यों शिलोंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया का 100वां स्मार्ट सिटी बना था ये, ठीक है। इंडिया का जो 100वां स्मार्ट सिटी था वो बना था ये। अब आपका क्वेश्चन ये है कि पहला कौन बना था? इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था बताइए? शिलोंग तो 100 नंबर पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सर इंदौर। सर इंदौर। इंदौर बना था सबसे पहला। चलिए, 18वां आप देख रहे हो कि स्पोर्ट्स आईवीआर जो ब्रांड है जिसका नाम क्या है? ओकले। तो ओकले ने अभी अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ये स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया आप बताइए? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बनाया, ठीक है। अच्छा, हरभजन सिंह किसके बने? हरभजन सिंह भी अभी बने कल। यस सर।
किसके बने हैं? बिको सर ऐसा ही कुछ नाम है। जी, इनका नाम है ई बाइक गो। तो ई बाइक गो जो है, वैसे गो नहीं कहते, जियो पढ़ते हैं इसको, ई बाइक GO के ब्रांड एम्बेसडर बने। और ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, ठीक है, अप्लायंसेस की। सौरव गांगुली किसके ब्रांड एम्बेसडर? सर ये ओलंपिक्स में तो गुडविल एम्बेसडर है, वो छोड़ दो, मैं ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहा हूँ। जी पता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी है, उसका नाम है JSW। तो JSW के स्टील भी आता है, और JSW की अगर बात करी जाए तो इसके सीमेंट भी आता है। तो जिंदाल। जी, जिंदल। जिंदल। जी, तो जिंदल स्टील और जिंदल सीमेंट, ये दोनों हैं। तो जिंदल जो स्टील है, सुनो ध्यान से, हम स्टील की बात करें, स्टील के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है ऋषभ पंत, यानी कि ये बने हैं किसके? जिंदल स्टील के। लेकिन अगर हम बात करें सीमेंट के, तो सीमेंट के बने हैं 2 लोग, एक है सौरव गांगुली, और इनके साथ साथ दूसरे बंदे हैं, उनका नाम है सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री क्या खेलते हैं? फुटबॉल के कैप्टन। क्या? फुटबॉल के कैप्टन है। किस चीज के? फुटबॉल के। इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री, ठीक है। तो वो और सौरव गांगुली, ये अपने, तो ये दोनों मिल के बने हैं सीमेंट के एम्बेसडर, ठीक है, जिंदल स्टील्स के। चलो, स्टील कह रहा हूँ, ये सीमेंट के। स्टील के तो ये हैं ऋषभ पंत। और हरभजन सिंह किसके बने हैं बताइए? ई बाइक जियो। Who has been appointed as the executive director of SEBI? SEBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने बताइए? GP गर्ग। दोनों बताओ, डायरेक्टर भी बताओ और ईडी तो आप बताओगे, बताओगे। अजय त्यागी। अजय त्यागी। तो एक अजय और अजय त्यागी। हाँ, एक अजय, एक और याद हो गया आपको। 5 पहले से थे, एक और आ गए, अजय त्यागी। तो अजय त्यागी जो है ये सेबी के हेड हैं। सेबी आप जानते हैं 1992 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में, ठीक है। ये कौन है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, या फिर फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू, है ना, या फिर प्रेजेंट टाइम पे 14वें CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर आर्टिकल कौन से में आता है? क्या आर्टिकल 143 किसमें आता है सर? यूनियन के पार्ट में ही आएगा, तो देख लो एक बार, नहीं बताओ सर। हाँ, आर्टिकल 148 में आता है शायद। कौन सा कैग? यस सर। ठीक है, मनोज सिन्हा की बात करते हैं। ये कौन है? सर ये अभी वहाँ पे सेकंड, करंट। हाँ सेकंड कह लीजिए, है ना, सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है। प्रदीप कुमार सिन्हा कौन है? UPSC के चेयरमैन। वो तो प्रदीप कुमार जोशी है ना? जोशी है सर। सिन्हा बताइए कौन है फिर? प्रदीप कुमार जोशी मेरे दिमाग में आ गया। प्रदीप कुमार सिन्हा कौन है बताइए? मैंने यहाँ पर मतलब वही ध्यान था मुझे कि मैं जोशी की बात करूं, तो इसलिए मैंने UPSC का चेयरमैन बोल दिया। सिन्हा कौन है? प्रदीप कुमार सिन्हा, देखो जरा, चेक करो एक बार। ये भी कोई अपॉइंटमेंट हुई होगी? सॉरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। यस यार, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट, याद रखें, कैबिनेट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा। प्रदीप कुमार जोशी UPSC के चेयरमैन। एक योजना अभी भी चली है, पढ़ाई तुहार पारा। झारखंड लाई है। किसने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने ना। हाँ तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार आप देखते हो, इन्होंने चला दी ये योजना। आगे, अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानते हैं, बताएंगे कुछ? छत्तीसगढ़ न्यूज में रहा तो क्यों रहा? मैंने आपको बहुत बार समझाई है कुछ चीजें, अगर आपको याद आ रही है, और अगर किसी ने नहीं लिखी तो आज लिख लेना। बताओ भाई, छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज में था? सर वो फ्लड से रिलेटेड कुछ एंटी फ्लड है क्या? एंटी फ्लड का नाम है कुछ? अरे पहले वहां से शुरू करो जहां से हम लोग शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, दुनियादारी। भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल।
और अंशुकिया अनसुईया अनुसुईया उइके, ठीक है। तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है, ठीक है ना। अब सर अभी इंदिरा फॉरेस्ट मितान था सर, वो इंदिरा फॉरेस्ट मितान या इंदिरा, हाँ इंदिरा वन मितान, ठीक है ठीक है। यस सर। हाँ, इंदिरा पढ़े तो वन द्वार ये अभी थी यहाँ की। वन मितान इंदिरा योजना उज्ज्वला से इंदिरा आवास भी तो करा था इन्होंने, इंदिरा उज्ज्वला कुछ ऐसे करके। आते हैं धीरे धीरे। इंदिरा वन मितान योजना, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। इसके अलावा अच्छा, ये योजना आपको पता ना, छत्तीसगढ़ में जो वनवासी थे उनके विकास के लिए मतलब ये योजना शुरू करी गई है ना, इंदिरा वन मितान। और ये तो आपको पता लग गई है, पढ़ाई तुहार पारा, है ना, ये भी छत्तीसगढ़ की है। और छत्तीसगढ़ का अच्छा नीति आयोग, मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, नीति आयोग ने एक अभी अभी डाटा दिया था और उसमें सबसे मोस्ट जो एस्पिरेशनल, हाँ एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट था वो कौन था? बीजापुर। छत्तीसगढ़ का बीजापुर था, है ना। आकांक्षात्मक जो जिलों की सूची थी उसमें बीजापुर ने टॉप करा था। ये किसने दिया था? ये नीति आयोग ने दिया था। नीति आयोग के बारे में फटाफट 4-5 पॉइंट बता दो। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1 जनवरी 2015, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं भारत के? पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और उसके वो कौन है उपाध्यक्ष? वाइस चेयरमैन सर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। यस सर। राजीव और कुमार। सीईओ कौन है? सीईओ अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। तो ये तो और आपको सर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सर, सीपी में। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, ठीक है, उसने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था, अगर आपको याद हो। नाम क्या था? रक्षा सर्व एप्लीकेशन। तो रक्षा सर्व एप्लीकेशन में क्या है, जो लोग हैं जो होम क्वारंटाइन है ना, उनकी सुरक्षा करी जाएगी। तो उसके लिए रक्षा सर्व करके एप्लीकेशन चलाया कोविड के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने। और इवन इतना ही नहीं, बीते कुछ दिनों में ये देखा गया है, मतलब छत्तीसगढ़, अगर आप पुलिस का रिकॉर्ड कभी देखें तो छत्तीसगढ़ में पुलिस वालों ने ना बहुत सारी आत्महत्याएं कर रखी हैं। तो इस चीज को देखते हुए छत्तीसगढ़ काफी जागा और उन्होंने अपनी पुलिस के लिए, राइट, अपनी पुलिस को वो करने के लिए एक योजना तैयार करी थी। तो कबीर यादव जी बताएंगे योजना का नाम क्या है? आपने हैंड रेस करा ना कबीर जी, बताइए। कबीर जी थोड़ी होंगे, ये तो प्रेमलता जी होंगे हमारी। कबीर यादव कौन आ गए? प्रेमलता जी आप है ना? चलो, स्पंदन योजना। रक्षा सर्व क्या बताता है ऐप है? हाँ जी, रक्षा जो सर्व वो एप्लीकेशन है, वो उन लोगों के लिए जिनको कोविड हो गया था और अब वो सेल्फ क्वारंटाइन है ना, तो उनके लिए था वो रक्षा सर्व एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी पुलिस कर्मियों, जो उनके पुलिस कर्मी हैं, उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए, डिप्रेशन के चलते बहुत सारी वो आत्महत्याएं वगैरह कर रहे थे, तो डिप्रेशन से उनको बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना शुरू करी थी छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे ना। इवन अगर आपको याद हो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में एक ऑनलाइन जो बिक्री के लिए एक चला था पोर्टल, उसका नाम क्या था? डिजिटल हार्ट, याद है? हार्ट, जहाँ से क्या होगा कि जो बलि योग्य जो एनिमल्स उनको आप ले सकते हो बकरों के लिए, हाँ बलि के लिए ना, इनको ऑनलाइन डिलीवरी घर पे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी शुरू करा था, याद है? सीजी हार्ट। तो सीजी हार्ट योजना शुरू करी थी छत्तीसगढ़ सरकार ने। ये भी क्या था? ये भी इनका होम डिलीवरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल था, सीजी हार्ट करके, जैसे बांग्लादेश ने ये चलाया था ये वाला। आपको याद होगा ईद उल अजहा, है ना। स्पंदन योजना पढ़ लिया आपने और सीजी हार्ट पढ़ लिया। इसके अलावा इन्होंने इसी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड एक और योजना चलाई थी जिसका नाम था पढ़ेतु हरद्वार योजना। तो पढ़ेतु हरद्वार जो योजना है वो भी छत्तीसगढ़ सरकार की है कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, मोटिवेट करना है कि भैया पढ़ो पढ़ो और जाके देश का नाम रोशन करो। ठीक है, और इसके अलावा रोजगार संगी जो मोबाइल ऐप है वो भी इन्होंने लॉन्च करा है। रोजगार संगी यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स को देने के लिए रोजगार संगी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च करा था। एंड अजीत जोगी का नाम सुना आपने? अजीत जोगी, इनका यमराज जी से मिलन हो चुका है। ये कौन है? ये छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जी। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया कह रहे हैं छत्तीसगढ़, ये आप ध्यान रखिए। अजीत जोगी थे और अजीत जोगी जो है अब नहीं है इस दुनिया में। और ये क्यों नाम इंपॉर्टेंट है? बिकॉज छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट।
और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अटल नगर। रायपुर और एक है नया रायपुर। नया रायपुर। तो नया रायपुर का नाम चेंज करके करा कि अटल नगर। अटल नगर, यस। रायपुर अभी भी रायपुर है, ठीक है ना। अटल नगर किसका नाम है? नया रायपुर का, ये आप ध्यान रखें। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है जहाँ पे गार्बेज सिटी बनाया जा रहा है। गार्बेज सिटी नहीं, गार्बेज कैफे बनाया जा रहा है। अंबिकापुर सर, अंबिकापुर। गार्बेज कैफे, तो पहला गार्बेज अंबिकापुर। कैफे अंबिकापुर। यानी कि ये लोग कहते हैं कि आप अपना कुछ भी गार्बेज लेकर आ जाइए, ठीक है, वो आके सबमिट कर दीजिए और बढ़िया से कॉफी पी के जाइए, ठीक है। तो ये है गार्बेज कैफे। और इसके अलावा बस ये सब चीजें। और छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत जो है सबसे पहली लगी थी। सबसे पहली जो यस सर, ई लोक अदालत। ई लोक अदालत भी छत्तीसगढ़ ने लगाई थी। और कहाँ पे शुरू हुई थी? तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है बिलासपुर, है ना, बिलासपुर में लगी थी। बिलासपुर को इससे कंफ्यूज मत करना, उससे क्या पढ़ा था अभी हमने? बीजापुर। बीजापुर, ठीक है। और बस यही सब है। उद्घाटन किसने करा था? लोक अदालत है तो ऑफ कोर्स वहां के चीफ जस्टिस करेंगे। नाम क्या था उनका? पीआर रामचंद्रन मेनन। तो रामचंद्रन मेनन ने इस योजना का क्या करा था? शिलान्यास करा था। चलो आगे, ये हो गया ना। अगला 1972 से लेके 2020 तक जितने भी एयर फोर्स के ऑपरेशंस हुए उनके ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020। आपको बताना है किसने ये बुक लिखी है? अर्जुन सुब्रमण्यम। है कौन ये? एयर मार्शल फॉर्मर, आई गेस। यार एक मिनट रुको, स्पेक्स लगा लूं। पूरी क्लास के दौरान मैंने स्पेक्स नहीं लगाया आज। तो क्या है? एयर मार्शल ना, रिटायर्ड हो गए लेकिन अब तो। ये कौन है? श्रीधरन पिल्लाई। अच्छा ये बताओ, मिजोरम के सीएम कौन बने थे? जोराम थांगा। तो जोराम थांगा मिजोरम के सीएम है, लेकिन मिजोरम के गवर्नर रहे हैं, इनका नाम है श्रीधरन पिल्लाई, ठीक है। तो मिजोरम के गवर्नर ने ये बुक लिखी है और इसको लॉन्च करा है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर यानी कि जोराम थांगा। तो याद रखें, श्रीधरन पिल्लाई कौन है? मिजोरम गवर्नर। दलाई लामा न्यूज में है 2 रीजन की वजह से, ठीक है। एक तो इन्होंने खुद किताब लिखी है इसलिए, और एक इनकी बायोग्राफी लिखी गई है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा इसलिए। तो ये दोनों की दोनों किताबें जल्दी से बताइए जी। एक किताब है उसका नाम है आर ओनली होम, हमारा एकमात्र घर, आर ओनली होम। तो ये बुक लिखी है दलाई लामा ने, लेकिन ये इनकी बायोग्राफी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ऑटोबायोग्राफी तो है ही नहीं, ठीक है। आर ओनली होम, बस एक इन्होंने किताब लिख दी। और क्यों लिखी है? बिकॉज ये तिब्बत को अपना घर मानते हैं, तो तिब्बत के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी लिखी गई है। और इनकी जो बायोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवनी ना, मेरे ख्याल कुछ वैसा। तो इनकी जो जीवनी है वो किसी दूसरे पर्सन ने लिखी है, यानी कि जीवन कथा इनकी, आत्मकथा नहीं है, वरना ये खुद लिखते। तो जीवनी इनकी लिखी थी किसने और उसका नाम क्या था? दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हिज हॉलीनेस, नाम लिख लो इसको, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। दलाई लामा नाम नहीं है, दलाई लामा एक पोस्ट होती है, याद रखो, ठीक है। दलाई लामा एक पोस्ट है, नाम नहीं है। तो ये है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। ये जो आप देख रहे हो ये बायोग्राफी है दलाई लामा की, और ये किसने लिखी है? तेंजिन, ठीक है, गेचे टेथोंग, ठीक है, टेथोंग। बस अगर आपको ये भी याद है कि तेंजिन टेथोंग, तो भी आप कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। तो तेंजिन जो टेथोंग है, इन्होंने ये जीवनी लिखी है दलाई लामा की, और किस नाम से लिखी है? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। और ये यकीन मानो कि अगर ये बुक आई तो कभी ये नहीं पूछेंगे कि किसके ऊपर है ये, बिकॉज आंसर खुद दिख रहा है बुक के अंदर ही, लेकिन ये जरूर पूछ लेंगे लिखी किसने, राइट। तो ध्यान रखें। अच्छा ये कौन है? अर्जुन सुब्रमण्यम। अभी पढ़ा।
मीना रॉय, बुक लिखी है बुक अमेजिंग। लिखी थी अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या, यस सर। ठीक है। अर्जुन सुब्रमण्यम की भी यार कोई किताब है, देखो जरा कौन सी है। क्या कह रहे हो, प्लीज बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the Director General of BSF? BSF के अभी तक कोई भी डायरेक्टर जनरल नहीं थे, एडिशनल चार्जेस थे किसके पास? राकेश अस्थाना। हाँ वो तो अब बन गया ना, अभी तक इनके एडिशनल चार्जेस किसके पास थे? एसएस देशवाल। देशवाल, ठीक है, जो आईटीबीपी के हेड थे। तो आईटीबीपी के जो हेड है एसएस देशवाल, उनके पास एडिशनल चार्जेस थे बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के। और ये आपको कहाँ पे दिखती है बीएसएफ? बीएसएफ बेसिकली दो जगह दिखेगी, एक दिखेगी आपकी पाकिस्तान में और एक आपको दिखेगी बांग्लादेश में, राइट। तो वहां पे बीएसएफ काम करती है मेजरली। राकेश अस्थाना इसके नए बने हैं, याद रखिए, ठीक है। और ये नारकोटिक्स में भी हेड है, ये भी आप ध्यान रखोगे। राकेश अस्थाना हो गए। वीकेएस कौमुदी, ये कौन है? ये स्पेशल सेक्रेटरी हैं होम में, यानी कि स्पेशल होम सेक्रेटरी हैं। ये होम जो मिनिस्ट्री आपकी है उसमें एक स्पेशल सेक्रेटरी का इनको पद मिला हुआ है, ध्यान रखें, ठीक है। होम सेक्रेटरी अलग हो गए, होम सेक्रेटरी का मतलब कौन हो गया? अजय कुमार भल्ला, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात करें, ये स्पेशल सेक्रेटरी हैं होम मिनिस्ट्री में, तो इनका नाम है वीकेएस कौमुदी, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। जावेद अख्तर कौन है? राइटर। फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, ठीक है। इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। ये पूरा नाम लिख लीजिए, फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, संडे याद रखिएगा, संडे की हम लोगों की जो क्लास होगी वो आपकी, देखो आपकी क्लास सुबह तो है ही है यार, तो मैं कुछ नहीं कह सकता बिकॉज मैम एब्सेंट हुई हैं। अनीता मैम आप जानते हो स्पेशल एजुकेशन में, तो आपको संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास दी गई है। अगर किसी ने नया टाइम टेबल नहीं देखा तो देख लेना, कल मैंने ग्रुप पे डाल दिया था। संडे को आपकी क्लास होगी 3 घंटे की लगभग, हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमने रिवीजन करा है, मतलब पूरा पढ़ा है एक हफ्ते के अंदर, कोशिश करेंगे कि उसको रिवीजन करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो संडे वाली क्लास मिस मत करना बिल्कुल भी। मिनी महाजन आप जानते हैं, पंजाब में मुख्य सचिव बनी है, पहली महिला है। चंबल एक्सप्रेस वे जो कि ग्वालियर से जोड़ेगा चंबल को, तो ये चंबल एक्सप्रेस बेसिकली एमपी से राजस्थान को कनेक्ट हो रही है। अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। अच्छा नाम क्या रखा गया इसका, पूरा नाम क्या बताइए? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ तक तो पूरा लिख लेना। उसके बाद है चंबल, चंबल प्रोग्रेस वे, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम रखा गया, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। और अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, आपको मैंने पढ़ाया भी है, एक बार रिवीजन 7-8 है, ज्यादा नहीं है, है ना, 5-6 ही होंगे या तो 7-8 होंगे, देख लेंगे। बताओ, जम्मू कश्मीर में एक चौक पड़ती है, उसका नाम था सर्कुलर रोड चौक, पढ़ा है आपको, सर्कुलर रोड चौक, उसका नाम चेंज हो गया, अब नाम क्या है? अटल चौक, अटल चौक, है ना। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये मिनिमाइज करूंगा मैं यहाँ से, आप लोगों की चैट दिख रही है, हाँ, जम्मू कश्मीर हो गया। अच्छा, इसके अलावा इकाना स्टेडियम आपने देखा है लखनऊ में, तो लखनऊ में जो इकाना स्टेडियम है उसका नया नाम क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल में एक पास पड़ता है, उसका नाम है रोहतांग पास, पढ़ाया आपको मैंने। अच्छा मुझे बताओ, रोहतांग पास से कौन सी रिवर निकली थी? इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी निकलती है? रावी। रावी, आर से रोहतांग, तो रावी निकलती है रोहतांग पास से। तो रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे एक टनल है जिसको बोलते हैं हम लोग रोहतांग टनल, है ना, अटल टनल, रोहतांग सुरंग का नाम अटल टनल रख दिया गया। तो ये 3 आपने पढ़ लिए। चौथा क्या है भाई? आपने सुना है छत्तीसगढ़ में नया रायपुर, उसका नाम क्या हो गया अब? अटल नगर, अटल नगर हो गया। इसके अलावा लखनऊ में इकाना स्टेडियम के अलावा हजरतगंज चौक है ना, हजरतगंज चौक का नाम चेंज हुआ, अटल चौक, इसको क्या बोलेंगे? अटल चौक बोलेंगे इसको भी, ठीक है। और गुजरात में पड़ता है पुल था साबरमती, जम्मू कश्मीर में, हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल, बोगीबील।
ठीक है। साबरमती घाट है गुजरात में, उसका नाम चेंज कर दिया गया अटल घाट। Yes, sir. ये कुछ अटल जी के ऊपर याद रखें। कोमल जी क्या हो गया, सब ठीक ठाक? गहरी सांसें ना लें जी। लालजी दास टंडन, ठीक है, ये कौन थे? मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर। डेथ हो गई अब तो इनकी, इसलिए आनंदीबेन पटेल आ गई हैं यहाँ पे। अच्छा, इनके नाम पे भी दो चीजें करी गई हैं, दो का नाम बदला गया है, बताइए क्या? टंडन के नाम से, वो भी लखनऊ में ही। एक चौक था, उसका नाम चेंज करके इनके नाम, हजरतगंज। नहीं वो तो अटल चौक है। लखनऊ जो चौक चौराहा था उसका नाम हो गया अब टंडन चौराहा। टंडन चौराहा या टंडन चौक कहते हैं। और एक रोड है जो लखनऊ से जा रही है हमीरपुर की तरफ, ठीक है, उसका नाम कर दिया हमने टंडन मार्ग, है ना। ये दोनों ध्यान रखें, टंडन चौक और टंडन मार्ग, ये दोनों अलग हैं। अच्छा, ये कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसा क्या होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को आप पढ़ रहे हो और आज 159 साल के बाद हम बात कर रहे हैं इनकी। 159 इनकी बर्थडे एनिवर्सरी हुई थी, तब कुछ खास करा गया था, बताइए क्या? कौन बता रहा है? बोलो श्वेता जी आंसर। नहीं बता, जस्ट अ मिनट, मैं चार्जिंग लगाऊं तो आपकी क्लास बंद होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, इजराइल एक जगह है ना, इजराइल। तो इजराइल में एक रोड है, उस रोड का नाम रखा गया है टैगोर रोड, ठीक है। टैगोर जी के नाम पे उसका नाम रखा गया टैगोर रोड। तो मैं आपको बताता हूँ इस रोड का नाम क्या था पहले। इसको बोलते थे तेल अवीव। तो टेल अवीव नाम से, ये टेल अवीव नाम से एक रोड थी इजराइल की। तो क्या हुआ कि 159 जब एनिवर्सरी थी, बर्थडे एनिवर्सरी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया टैगोर रोड। ऐसे तो टैगोर रोड नहीं बोलो, जो इजराइल में जो लैंग्वेज चलती है उसकी अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं रिहोव, टैगोर रिहोव। लेकिन रिहोव को अगर आप बात करें इंग्लिश में तो ये रोड होती है, ठीक है। हिंदी में बात करो तो सड़क होती है। तो टैगोर रोड याद रख लीजिए या फिर टैगोर रिहोव याद कर लीजिए, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन ये कौन सी सड़क का नाम चेंज करके रखा गया? टेल अवीव, इजराइल में। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें वो सारे के सारे ऑप्शंस वही इंक्लूड करे गए हैं जो कहीं ना कहीं जिनका नाम चेंज हुआ है ना, और वो उनके नाम पे रखा गया, इसलिए। आ गया भाई, समझ में आ गया? इजराइल की रोड है जिसका नाम है टेल अवीव, इसका नाम चेंज करके टैगोर रिहोव कर दिया गया, और रिहोव का नाम रोड होता है। और कब करा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं वर्ष, जो इनकी क्या कहते हैं वो बर्थडे एनिवर्सरी, उस पे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे क्या करा गया? चिनानी नाशरी टनल का नाम जम्मू कश्मीर में एक टनल है चिनानी नाशरी, उसका नाम इनके नाम पे कर दिया गया ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और एक और कोलकाता का बंदरगाह है एक, उस पोर्ट का नाम भी इनके ऊपर रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। कोलकाता में एक बंदरगाह है, उसका नाम भी चेंज हुआ है। चलिए, पंडित जसराज जी, इनका निधन हो गया, बताइए कौन थे? ये गायक थे। क्लासिकल सिंगर थे ये, ठीक है। ये शास्त्रीय संगीत गाते थे, तो ये गायक याद रखेंगे। और शास्त्रीय संगीत से याद आया, क्लासिकल आपका चल रहा है, डांसेस वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लासिकल डांस 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको पढ़ाए हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। और अब आपके बच गए हैं 5, ये 5 हम लोग करेंगे अगली वाली क्लास में जब भी होगी आपकी। चलिए, अच्छा, पंडित जसराज जोशी कह रहा हूँ, पंडित जसराज जी के बारे में ध्यान रखें कि इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, और आपके लिए 4 अवार्ड इंपॉर्टेंट है। एक तो पद्म श्री, और पद्म भूषण, एक हो गया पद्म भूषण, एक हो गया पद्म विभूषण, और एक हो गया संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है। ये चारों अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो पद्म श्री इनको मिलता है 1975 में, याद रखेंगे। पद्म विभूषण इनको मिलता है 1990 में, ठीक है। और जो पद्म विभूषण है वो इनको मिलेगा 2000 में, ठीक है, ये ध्यान रखो। और 2000 अगर हम बात करें, अभी जैसे संगीत नाटक अकादमी आप जानते हो, हमने क्लासिकल डांसेस में भी इसको आपको पढ़ाया हुआ है। तो 2008 में इन्होंने इनको पुरस्कार दे दिया संगीत नाटक अकादमी। बाकी भी और बहुत सारे मिले हैं, मंगेशकर अवार्ड और पता नहीं क्या क्या, दे आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट जितने की ये हैं। तो ये 4 आप ध्यान रखें। कभी पूछ दिया जाए कि पंडित जसराज जी को जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो कब दिया गया?
तो आपको पता होना चाहिए 2008 में दिया गया था, क्योंकि डेथ हुई है तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके अलावा भारत के एक इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दे दिया। अशोक लवासा। इनके बारे में अशोक पहले ही लवासा। जी, अशोक लवासा लवासा। जी। क्यों इस्तीफा दे दिया, ऐसा क्या हो गया? एडीबी के ये तभी एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट बन पाएंगे। जी, क्योंकि ये एडीबी के तभी वाइस प्रेसिडेंट बन पाएंगे, क्योंकि आप एक पोस्ट पे रहते हुए लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं। नाम है अशोक लवासा, लवासा। ठीक है। चलो अशोक लवासा तो आपने कर लिया, और चुनाव आयुक्त की बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे भारत के? सुनील अरोड़ा। कौन से नंबर के हैं? 23 है ना, ये आप ध्यान रखें, 23वें हैं सुनील अरोड़ा साहब। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कौन है? एसएस मुंद्रा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के एमडी सीईओ बने हैं। हाउसिंग फाइनेंस के एमडी सीईओ बने, ध्यान रखें, ठीक है। एमडी सीईओ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के एमडी सीईओ बने हैं एसएस मुंद्रा। हर्ष कुमार भानवाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो, ये भी पढ़ाया हुआ आपको? हर्ष कुमार भानवाला, कैपिटल इंडिया लिमिटेड, फाइनेंस इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, उसके नए बने हैं ये एमडी सीईओ या चेयरमैन कह लीजिए, वैसे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं हर्ष कुमार भानवाला। अच्छा, ये इससे पहले कौन थे हर्ष कुमार भानवाला? नाबार्ड के ये अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। और इस समय नाबार्ड के हेड कौन है? चिंतला, चिंतला साहब हैं इस समय नाबार्ड के हेड। सोमा मंडल कौन है? सोमा मंडल भी इंपॉर्टेंट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पहली बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है, फीमेल प्रेसिडेंट है ये, ठीक है, पहली बार बनी है सेल की, इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोमा मंडल, ठीक है। अशोक लवासा, हर्ष कुमार बनवाला, एसएस मुंद्रा, सब आपको बता दिया गया, ठीक है। अच्छा, मुझे एक नाम याद आ रहा है यार, बताओ, डिप्टी गवर्नर मुझे याद आ रहा है, बार बार पूछ लेता हूँ आपसे, विरल आचार्य का नाम आपने सुना है? यस सर, ये डिप्टी गवर्नर थे, ये फॉर्मर आरबीआई के। मुझे बताओ, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? क्वेस्ट फॉर, हाँ गुड, बोलो। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। ये 3-4 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये बुक है जो कि लिखी है इन्होंने। बाकी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, अगर किसी का कुछ छूट गया है तो रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर, आज ये डाल दूंगा मैं, बिकॉज आपकी क्लास पहले ही खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास इंटरनेट इतना होगा कि मुझे यूज करना है, आज कर लेंगे। चलिए, इंग्लिश चैनल है, उसको पार करके पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। बताइए ऑस्ट्रेलिया की कौन सी तैराक है जिन्होंने ये कारनामा करके दिखा दिया? इनका नाम है क्लोए मैककॉर्डेल, ठीक है। तो क्लोए मैककॉर्डेल जो आप देख रहे हो, ये है ऑस्ट्रेलिया की तैराक। इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करके पुरुषों का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, बस आप इनका नाम ध्यान रख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये बताओ, मैडलिन स्विगल, ये नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी न्यूज में चला था ये मैडलिन स्विगल। क्यों? बिकॉज अमेरिका की नियुक्ति हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो जो अमेरिकन एयरफोर्स है, ठीक है, उसमें ये पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है, याद रखिए, पहली अश्वेत महिला पायलट है, ठीक है। क्या नाम है इनका? मैडलिन स्विगल। इसके अलावा एलिशा न्यूमैन की बात करें, ये कौन है एलिशा न्यूमैन? ये महिला अंपायर हैं, और पुरुषों का एक मैच हुआ था, ठीक है, हॉकी मैच। तो हॉकी मैच जो पुरुषों का हुआ है, मेल हॉकी जो टूर्नामेंट है, उसमें ये क्या करते हैं, अंपायरिंग, है ना, जो रेफरी होते हैं, तो अंपायरिंग करने वाली ये पहली अंपायर है, इनको ध्यान रखें, ठीक है, पहली महिला अंपायर है जिन्होंने पुरुषों के हॉकी मैच में करा, अंपायरिंग करी, ठीक है, यानी कि रेफरी का जो काम होता है वो इन्होंने करा, ये आप ध्यान रखें। और ये जीना आकर कौन है? लेबनान, आपने नाम सुना होगा, कंट्री है लेबनान, तो लेबनान की पहली महिला फीमेल डिफेंस मिनिस्टर बनी है,
पहली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर बनी है, ये आप ध्यान रखें। इनका नाम क्या है? जीना अकर। ओके, तो लेबनान एक कंट्री है, लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। बेरूत। ठीक है, तो बेरूत है और लेबनान की पहली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर बनी है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन आज का, हु हैज रिटन द बुक कोरोना कविता काल? काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगी, बताओ नाम। मिजोरम गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो याद रखेंगे, इन्होंने लिखी है। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, कई सारी हमने बुक्स पढ़ ली हैं। तो अरे अभी बचा एक, चलो ये बता दो, और भी है क्या? नहीं, थैंक यू, आ गया। हाँ, ये बता दो, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है? मणिपुर। सर मणिपुर में। मणिपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, आएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन मणिपुर। ठीक, तो हमने टोटल 28 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं अगस्त महीने के, और इसके अलावा बाकी जो बचते हैं वो भी धीरे धीरे करे जाएंगे ऑफ कोर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो चीजें हमने पढ़ी हैं, आपने एम्बेसडर भी याद करें, आपने सेक्रेटरीज जो हैं वो भी याद करें, आपने अवार्ड्स भी याद करें, आपने राम मंदिर भी पढ़ा है, और आपने ये करंट अफेयर भी याद करें। तो टोटल आपको 5 चीजें मिली हैं आज, और रिवीजन करते रहिए। अगर कोई नए लोग भी हैं, जैसे रीना जी, आज आप पहली क्लास थी आपकी, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे अभी 4-5 दिन का, तो विश्वास रखिएगा अपने ऊपर कि आप कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो एक रिदम चलती आ रही है ना, उसमें ये सारे लोग तो अब तक हैबिचुअल हो चुके हैं, इनके लिए कोई चीज नई नहीं है। लेकिन आप शायद पहली क्लास आज ले रहे हो, तो मे बी थोड़ा सा आप चीजों को टाइम ले सकते हो, लीजिए। मैं तो यही कहूंगा, एकदम से एडॉप्शन नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद चीजें समझ में आती है, राइट? तो ठीक है, किसी को कोई ओके डाउट? सर, थैंक यू सर। जी, माय प्लेजर। डाउट किसी को कोई तो पूछ लीजिए प्लीज, नहीं वरना एंड करें इसको। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप पे कल तक। अभी मेरा पहला काम होगा प्रायोरिटी पे कि मैं ये वीडियोस लगाऊंगा अपलोड पे। जी, डाउट है किसी का कुछ, वरना एंड करें? चलिए आप लोग लीव कर दीजिए जल्दी से, जितने भी लोग हो। थैंक यू सर। माय प्लेजर।